कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक बड़े से हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहां पर हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर चड्डा को, जो कि बैठे अपनी कुर्सी तोड़ रहे होते हैं। बोलने लगते हैं, तो आप हैं मिस्टर सिंह? तो हमारे सिंह साहब बोलते हैं, जी है डॉक्टर। वेल मिस्टर सिंह, मुझे देखकर तो नहीं लगता कि अपॉइंटमेंट मेरी है। वहीं पर हमारा हीरो, नहीं सर, ये अपॉइंटमेंट यहीं की है। वहीं पर अपने मन में सोचने लगते हैं, क्या मैं कोई गलत जगह पर आ गया था? फिर भी डॉक्टर मान जाते हैं और कहते हैं, तो मिस्टर सिंह, क्या आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको किस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं फिलहाल में? मिस्टर सिंह, जो कि हमारे मेन प्रोटेगनिस्ट है, बोलते हैं, डॉक्टर मैं काफ़ी टाइम से अपनी आंखों के अंदर कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी चीज़ को घूर कर देखता हूँ, मुझे आसपास मौजूद चीज़ें लाल कलर में दिखाई देने लगती हैं, जैसे किसी ने बड़ा सा लाइट लैंप लगा दिया, वो भी रेड कलर का। डॉक्टर ये बात सुनकर कहने लगते हैं, शायद तुम्हारे कॉर्निया के ऊपर कुछ ब्लड की लेयर जम गई होगी। वहीं पर हमारा हीरो डॉक्टर के सर के ऊपर मौजूद एक अजीब से मीटर को देख पा रहा होता है और उसका ध्यान अब भी वहीं पर होता है। डॉक्टर हमारे हीरो से पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कितने साल के हो? लेकिन हमारे हीरो का ध्यान तो कहाँ, वो तो अभी भी उस मीटर को देख रहा होता है, जो कि वो आग बंद करके देख सकता था। उसमें उसे 18% दिख रहा होता है, तो 18 बोल देता है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो डॉक्टर उसके सामने हैरान रहता है। हमारा हीरो समझ जाता है, मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ गड़बड़ कर दिया। फिर बोलता है, डॉक्टर क्या आप यहाँ पर मेरी एज पूछ रहे थे क्या? इसके बाद डॉक्टर का चेहरा बिगड़ जाता है। मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या जवाब दे रहा है? क्या ये बंदा वाकई में एक्साइज डिपार्टमेंट में आया हुआ है? वहीं पर हमारा हीरो तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि डॉक्टर का परसेंटेज 18 क्यों दिखाया जा रहा है? देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा फिट और एनर्जेटिक लग रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? वहीं पर हमारे हीरो का ध्यान नहीं होता। डॉक्टर बोलने लगते हैं, मिस्टर सिंह, क्या आपने यहाँ पर अल्कोहल ड्रिंक किया हुआ है? हमारा हीरो कहने लगता है, अभी नहीं। वहीं पर डॉक्टर का दिमाग खराब हो जाता है, उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। शायद भी थोड़ी देर बाद हमारे हीरो के ऊपर भी चढ़ जाएगा। फिर भी वो शांत होता है। हमारा हीरो कह रहा होता है, मैं यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर से बोलता है, सॉरी डॉक्टर कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वहीं पर फाइनली डॉक्टर भी अब शांत हो जाता है और कहने लगता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ इस बंदे के ऊपर। आखिरकार ये बंदा है क्या? फिर कहता, चलो ठीक है, नेवर माइंड, मैं तुम्हें यहाँ पर देख लेता हूँ, मतलब कि तुम्हारी आंखों को देख लेता हूँ कि ये सही है या नहीं। जिसके बाद वो हमारे हीरो की आंखों को चेक करता है। उसे एक आंख में कुछ नहीं दिखता, तो वो दोनों आंखों को चेक करता है और फिर भी नहीं दिखता, तो टॉर्च ही अपने आंखों में घुसा देता है। फिर बोलने लगते हैं, यहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन फिर हमारा हीरो वापस अपने आंखें बंद करके खुलाता है और अब उसे उस रूम के बाहर के सभी लोग आसानी से दिख रहे होते हैं, वो भी एक जगह पर बैठे हुए। कुछ देर तक फोकस करने के बाद वो हर इंसान की हेल्थ लेवल को काफ़ी आसानी से देख पा रहा था, जिनमें से कई काफ़ी कमज़ोर थे तो कई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। हमारा हीरो समझ जाता है कि ये किसी तरह की बीमारी नहीं हो सकती, ये एक एबिलिटी है। अब मुझे यहाँ पर कंजक्टिविटीज़ का इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो बीमारी ही नहीं है। इसके बाद हमारा हीरो वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहने लगता है, मुझे अभी भी यहाँ पर देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी मुझे लाल लाल दिख रहा है, लेकिन मुझे समझना होगा कि मैं इसका किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही कहते हमारा हीरो वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहता है, वेलकम टू माई वर्ल्ड। जब हमारा हीरो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, उसके पीछे स्क्रीन के अंदर न्यूज़ दिखाई जा रही होती है। इसे बताया जा रहा होता है कि कुछ एलियन टाइप्स ऑफ क्रीचर ज़मीन को फाड़कर वहाँ से बाहर निकले पास की सिटी के अंदर से, तो सभी लोग सावधान रहें। तो गाइज, अपनी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी को संभाल कर रखे हुए चलिए हम भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा हीरो बताता है कि आपको पता है, हमारी इस सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को रखा गया है, जो कि नाइट वॉच करती हैं। इनका काम यहाँ पर एलियन अटैक को पूरी तरह से रोकना, वेरीफाई करना और सिटी को पूरी तरह से सिक्योर करना है। और ये कई ज़्यादा पावरफुल लोगों से मिलकर बनी है। परी रात को यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रोन से निगरानी भी रखते हैं, लेकिन उस टाइम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हमारा हीरो भी देख रहा होता है, कई सारे ड्रोन हवा में इस टाइम पर हर चीज़ को वॉच कर रहे होते हैं, जिनको देखकर वो बोलने लगता है, शायद मुझे यहाँ पर फिक्र नहीं करनी चाहिए थी, मैं आराम से अपने घर पहुँच सकता हूँ। जिसके बाद वो वहीं से निकल जाता है। अचानक से उसका ध्यान उसके शोलेस के ऊपर जाता है, जो कि खुली हुई होती है, इसलिए वो उसे बंधने लगता है। लेकिन जब ये कर ही रहा होता है, उसे अचानक से कुछ अजीब सा फील होता है। अचानक से उसके आसपास का पूरा माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। जहां पर हमारा हीरो हर तरफ रेड लाइट को देख पा रहा था, अचानक से वहां पर हर चीज पूरी तरीके से ग्रीन कलर की एनर्जी के अंदर कवर होना चालू हो जाती है। ग्रीन कलर की एनर्जी हमारे हीरो के आसपास ऐसी फैलती है जैसे कि उससे ही होकर आ रही हो। हमारा हीरो जब अपने सेंसेस में आता है तो वो भी हैरान होता है, क्योंकि अचानक उसके सामने एक अजीब सी एंटिटी उसके काफ़ी करीब पहुंच रही होती है और वो काफ़ी करीब भी पहुंच जाती है, जिसको देखकर इसकी बुरी तरह से फट जाती है और नेक्स्ट सेकंड में वो क्रीचर पूरी तरह गायब हो जाता है। हीरो शॉक में इधर उधर देखता है, यहाँ हुआ क्या? वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है, जहां मून भी ग्रीन ग्लो कर रहा होता है। तभी अचानक एक लड़की हीरो के पास से बहुत तेज स्पीड से गुजरती है। उसके हाथ में कुछ ग्लोइंग स्वॉर्ड्स होती हैं।
उसे देखकर हीरो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। ये सब 1 सेकंड में हो जाता है। अगला ही मोमेंट में वो लड़की एक बड़े मॉन्स्टर पर सीधा अटैक करने को दौड़ती है और हमारा हीरो अभी भी सब लोगों की हेल्थ लेवल देख पा रहा होता है, उस लड़की का भी और मॉन्स्टर का भी। हीरो कंफ्यूज, ये सब मैं देख कैसे रहा हूं, ये क्या हो रहा है। सीन इंटेंस हो जाता है। कई और फाइटर्स आ जाते हैं, कई मास्टर लेवल लोग और कुछ और हीरोज भी। मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो चुका होता है। ये नॉर्मल ह्यूमंस नहीं, ये सब सुपर ह्यूमंस होते हैं। हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, वो कैसे बचा रहे। तभी वो ऊपर आसमान की ओर देखता है और उसे एक बड़ा सा ग्लोइंग गोला दिखता है जो मिस्टीरियस एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। उस गोले की हेल्थ होती है 99,999। हीरो शॉक होकर बोलता है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, शायद मैं आज यहीं मरने वाला हूं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो गाइस, अभी देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो बने रहिए। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है इसके बाद अचानक से वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। समझ में नहीं आता कि वाकई में ऐसा हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन जब ऐसा होता है तो उस बारिश में से एक ड्रॉपलेट हमारे हीरो के सिर के ऊपर गिरती है, जिसके बाद हमारा हीरो यहाँ पर पूरी तरह से होश में आ जाता है। वो अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहां पर वो मौजूद था। सभी लोग उसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि वो पहले मौजूद थे। हमारे हीरो यहाँ पर देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है शायद ये कोई हेल्यूसिनेशन होगा, और सोचने लगता है हमारा शहर अभी के लिए तो काफी ज्यादा सेफ है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। सीन को शिफ्ट करते हम एक सेलर को दिखाया जाता है जो कि लोगों के पास में जाकर उन्हें कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा था और सभी लोगों को बता रहा था कि मेरे पास जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इनकी कॉस्ट 50,000 पर बॉटल है, पर मैं तो तुम्हें इसे 5,000 में बेच दूंगा। वहीं पर हमारा हीरो थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोच सोच के बस यही दोहराया जा रहा होता है कि हमारी सिटी अभी तक की सबसे सेफेस्ट सिटी है, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अचानक से उसका ध्यान वहां पर सूरज की तरफ पड़ता है और उसको अभी भी वहां पर वही 99,999 का लाइफ बार दिख रहा होता है। इसको देखकर वो कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है शायद यहाँ पर सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से छुपाया गया है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को अभी भी यहाँ पर फील कर सकता हूँ। अचानक से वो सेलर हमारे हीरो के पास आता है और बोलने लगता है, ब्रदर क्या तुम थोड़ी सी मेडिसिन खरीदना चाहोगे? हमारे हीरो अचानक से उसको देखकर हैरान रह जाता है। वो सेलर हमारे हीरो को कहने लगता है, ब्रदर ये मेडिसिन प्रिंटिंग फैक्ट्री के अंदर बनाई गई हैं एंड ये एग्जैक्टली उन जेन्युइन मेडिसिन की तरह ही है जो कि असल में होती हैं। ऐसा कहते ही वो काफ़ी अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है, समझ में नहीं आता कि आदमी है क्या। तो हमारा हीरो वहाँ पर बोलने लगता है कि ब्रदर यहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर हो सकते हैं, किसी भी टाइम पर अटैक हो सकता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस टाइम पर किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए था? इसके बजाय तुमने इतना करेज है कि तुम यहाँ पर मेडिसिन सेल कर रहे हो। लेकिन फिर भी पूछ लेता है, अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास अच्छी मेडिसिन है? सेलर अपना बॉक्स दिखाते हुए बोलने लगता है, यस सर, मेरे पास काफ़ी अच्छी सी मेडिसिन हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी टाइप की मेडिसिन मौजूद हैं। लेकिन हमारा हीरो उस मेडिसिन सेलर के साथ में ठिठोली करता और बोलता है, अंकल जी क्या आप मुझे थोड़ी सी फ्री में दे सकते हो क्या सैंपल के लिए? जिससे कि वो सेलर का दिमाग खराब हो जाता है, वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ खरीदना नहीं चाहते तो मत खरीदो, लेकिन तुम इन सब चीज़ों पर रिग्रेट ज़रूर करोगे जब यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाएंगे। वहीं पर हमारा हीरो सेलर के साथ में मजाक करते हुए इसके पास में जाता है और कहता है, बिग ब्रदर अरे तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या तुम्हारे पास सेल करने के लिए डिवाइन ऑयल मौजूद है? इसकी बात को सुनकर सेलरी का दिमाग खराब हो जाता है, वो हमारे हीरो को अजीब से रिएक्शन के साथ में देखने लगता है। सीन को शिफ्ट करते हैं, हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें हमारा हीरो चढ़ चुका था और वहां पर खड़े खड़े सोचने लगता है कि एक डिवाइन ऑयल की बोतल को भी 3,000 में, ये तो काफी ज्यादा था। अच्छा हुआ कि मैं वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका, नहीं तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट कर देता। अचानक से उसे वापस से कुछ अजीब सा फील होता है, वो अपनी आंखें बंद करता है, सामने अगले स्टॉप को देखता है और कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है। बस वहां पर उस स्टेशन पर रुकती है एंड सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हानमंट रोड यहाँ पर आ चुकी है, इस किसी को भी उतरना है वो यहाँ पर अभी उतर सकता है। हमारे हीरो को अभी भी यहाँ पर अजीब सा फील हो रहा होता है, वो उस बस स्टेशन के ऊपर स्टॉप के वहां पर रुक जाता है एंड वहां पर जाती हुई बस के अंदर अपने आप को देखता है। अचानक से उसे वापस से वो हरी फॉग देखने लगती हैं, हर तरफ का माहौल ग्रीन कलर के फॉग में कवर होने लगता है। फिर अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। वो वापस से अपने आप को उसी बस में पाता है, इधर उधर देखने लगता है, शायद ये कोई हेल्यूसिनेशन था। जिसके बाद हमारा हीरो सोचने लगता है कि चलो ठीक है, जो भी है मैं एक बार घर पहुंच जाऊं तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा हीरो अपनी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहां पर वो रहता है और भाई शावर लेने के लिए चला जाता है। जब वो यहाँ पर अपने आप को शीशे में देखता है तो उसके चेस्ट के ऊपर कुछ लगा हुआ दिखाया जाता है, जिसको देखकर वो हैरान रह जाता है।
ओए, आखिरकार मेरे सीने के ऊपर ये किस तरह का पैटर्न है? इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने हाल फिलहाल में कोई टैटू करवा रखा है। अब सीन को शिफ्ट करते हमारा हीरो सोचने लगता है, ये शायद उसी कारण हुआ होगा जब मैं बुक शेल्फ के अंदर से बुक को निकालने की कोशिश कर रहा था ना, अचानक से वहां पर वो इंसिडेंट हो गया था। असल में जब हमारा हीरो वहां पर बुक सेल्फ के अंदर से बुक निकालने की कोशिश कर रहा था, अचानक से एक अजीब सी बुक हमारे हीरो के सर के ऊपर आकर गिरती है, जिससे कि वो थोड़ा सा डर जाता है। एंड उसके बाद ये शायद उसे यहाँ पर इस तरह की कोई पावर मिल चुकी थी। भाई अगर ऐसा होता तो हर दिन मैं सच में लाइब्रेरी में पढ़ा रहता है। लेकिन नाउ बैक टू द पॉइंट, हमारा हीरो जब उस चीज के बारे में सोच रहा होता है तो उसके साथ हुई थी। अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होने चालू होती है। वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद से वहां पर जोर जोर से दर्द होना चालू हो जाता है। वो वहां पर फ्लोर पर बैठ जाता है और जोर जोर से कराने लगता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा गर्म है। दरअसल वो टैटू जो कि हमारे हीरो के सीने के ऊपर छप गया था, वो यहाँ पर रिएक्ट करना चालू कर चुका था। हमारा हीरो उसको पकड़कर अभी भी बैठा हुआ होता है और कहता है शायद यहाँ पर शावर लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो शावर का यूज करते हुए उसकी जलन को कम कर रहा होता है और कहने लगता है कि अब आराम आया। लेकिन जब वो यहाँ पर अपने आप को मिरर के अंदर देखता है तो उसे यहाँ पर अपनी हेल्थ बार दिखती है, जो कि पूरी तरह से 100% थी, जिसको देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर मेरे साथ सब कुछ ठीक है। अचानक से हमें दिखाया जाता है जब हमारा हीरो वहाँ पर खड़ा होता है, उसकी परछाई उसके पास से निकलकर कहीं जाने की कोशिश कर रही होती है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब हमारे हीरो रवि का ध्यान वहां पर उस परछाई के ऊपर पड़ता है जो कि उसकी ही होती है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी लाइट होने के बाद भी उसकी परछाई यहां पर दिख नहीं रही होती। जोर जोर से चिल्लाते हुए नौटंकी करने लगता है, आखिरकार मेरी परछाई कहाँ गई? पागलों की तरह इधर यहाँ पर अपनी शैडो को ढूंढ रहा होता है, क्या वो यहाँ पर है, क्या यहाँ पर? लेकिन जब वो फाइनली उसे ढूंढ लेता है, कहने लगता है थैंक गॉड, मैंने यहाँ पर अभी अभी अपनी शैडो को ही खो दिया था, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इस चीज़ के होने के बाद भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अपनी शैडो को खो चुका हूँ। लेकिन फिर भी बात को लेने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे ही कहते वो वहाँ से निकलने लगता है। अरे अरे रुको, अभी सस्पेंस बाकी है। जब हमारा हीरो डोर को ओपन करता है, उसके सामने एक अजीब सी परछाई मौजूद होती है, जो कि ठीक उसी की तरह होती है। हमारा हीरो उसको देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो परछाई तो हमारे हीरो को घूर रही होती है, जैसे कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाली हो। फिर वो परछाई हमारे हीरो के ऊपर से नीचे तक देखती है। हमारा हीरो उसको देखकर पीछे जाने लगता है। शायद वो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो, थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है और कहता है ओके फाइन, मुझे समझ में आ गया, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। जिसके बाद में हमारे हीरो के हार्ट के अंदर अजीब सा करंट दौड़ता है, जिससे कि उसे यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। हमारा हीरो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है। वो एनर्जी अभी भी हमारे हीरो की बॉडी से निकल रही होती है, लेकिन हमारा हीरो रवि अभी भी अपने आप में ही सोच रहा होता है, ये तो मेरे लिए अच्छी न्यूज़ है कि ये शैडो अभी तक यहाँ से भागी नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ तो ये है कि इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा है। अचानक से उन दोनों के बीच में सन्नाटा हो जाता है। हमारे हीरो का हेल्थ बार अब 100% दिखा रहा होता है, मतलब कि हमारा हीरो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से सेफ है। सामने उसकी वो काली परछाई मौजूद होती है, जो कि उसके सामने ही खड़ी होती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, कर दो, वरना तुम्हारा भाई यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाएगा। और हाँ दोस्त, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे पहले यहाँ पर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि तुम्हारे भाई की थोड़ी सी मदद हो जाए और ये वीडियो थोड़ा सा रैंक कर जाए। सो नाउ टू द बैक स्टोरी। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर रात हो चुकी होती है, सभी लोग सो चुके होते हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी लाइटें चल रही होती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होते हुए हमारे हीरो के घर के अंदर जाता है, जहां पर अभी भी हमारा हीरो उस परछाई के सामने खड़ा होता है और बिना डरे उससे कहने लगता है अपना हाथ उठाओ। देखकर वो भी हैरान रह जाता है। जब हमारा हीरो इसे अपना हाथ उठाने को कहता है तो परछाई भी अपना हाथ उठाने लगती है। इसके बाद में खुश होते अपनी एक्साइटमेंट के साथ में उसे एक और कमांड देता है और कहता है अपना लेफ्ट लेग उठाओ। वो परछाई उसको भी मानने लगती है। अब हमारे हीरो को यहाँ पर मजे आने लगते हैं। वो परछाई से डांस करने के लिए कहता है। ये सुनकर परछाई का टेंशन बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी अब वो वहां पर हमारे हीरो का कमांड मानते हुए डांस करने लगता है। हमारा हीरो उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान तो होता है, लेकिन सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये परछाई सडनली मेरे सामने अपीयर होगी और अब जो मैं बोल रहा हूं वो कर रही है। मतलब कि ये मेरे लिए अच्छी तो है, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। अचानक से उसके सीने में वापस से दर्द उठने लगता है। वो जब उस जगह पर टच करता है, कुछ ग्लो करने लगता है। अचानक से ग्लोइंग लाइट हमारे हीरो के सिर के ऊपर चले जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। सीन को शिफ्ट करते हुए हमें उस लाइट को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक बॉल होती है, जो कि स्पिनर की तरह घूम रही होती है और उसके अंदर घूमते हुए कुछ वर्ड्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि लॉटरी मशीन के अंदर घूम रहे होते हैं। वैसे ही अचानक से वो बॉल स्पिन करना बंद कर देती हैं और एक अजीब से मार्क को दिखाते हुए वहां पर रुक जाती हैं।
हमारा हीरो हैरान हो जाता है जब वो यहाँ पर अपने सामने एक सिस्टम विंडो को देखता है जिसके अंदर उस परछाई का स्टेटस लिखा होता है। बताया जा रहा होता है कि ये हमारे हीरो की ही शैडो है और बताया जा रहा होता है कि इस शैडो की एबिलिटी दूसरी शैडो को डेवर करना है। इसका सेटअप पॉइंट 1 है और 10 शैडो पॉइंट के बाद इसे यहाँ पर अपग्रेड किया जा सकता है। वैसे जैसे हमारा गेम के अंदर होता है ठीक वैसा ही। जैसे कि अभी हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये कहने लगता है ये तो मेरी शैडो का एट्रीब्यूट विंडो है। इसके बाद वो इसे काफ़ी गौर से देखने लगता है और इसमें बताया जा रहा होता है कि शैडो यहाँ पर एक्सेस करती है क्योंकि यहाँ पर आप एक्सेस करते हैं और इसके पास में आपके पास मौजूद सभी तरह की मेमोरी मौजूद हैं और साथ ही इसे यहाँ पर आपकी कंप्लीटली स्ट्रेंथ के साथ में सिंक्रोनाइज किया गया है। यही चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेबल बना देती है। ये हर तरह के कमांड लेने के लिए केपेबल है। प्लीज़ नोट, इसके पास यहाँ पर किसी भी तरह की इंडिपेंडेंट मेमोरी नहीं है, इसलिए खुद से नहीं सोच सकता। अगर आप इसे यहाँ पर एक्सरसाइज कमांड करने के लिए कहेंगे तो ये एक्सरसाइज भी करना चालू कर देगा। वहीं पर सीन को शिफ्ट किया जाता है। हमारा हीरो अब उस परछाई को देखने लगता है जो कि अभी भी वहाँ पर डांस कर रही होती है और कहने लगता है इसके पास यहाँ पर कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पर बात नहीं कर सकता। हमारा हीरो उसके शरीर के आर पार अपना हाथ घुसा देता है जिससे कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो परछाई हमारे हीरो को देख रही होती है। इसके बाद हमारा हीरो बोलने लगता है तो तुम्हारे पास मेरी सारी मेमोरी है। वो परछाई वहां पर हाँ करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो वहां पर मुड़कर अपनी डेस्क के ऊपर बैठ जाता है एंड वहां पर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा होता है। फाइनली हमारा हीरो ने वहां पर एक बड़ा सा एक क्वेश्चन लिख दिया होता है और उस परछाई को वहां पर बुलाता है और कहता है ये मेरा गर्मी की छुट्टी वाला होमवर्क है, क्या तुम इसे देखकर सही कर सकते हो। वहीं पर वो परछाई हमारे हीरो के हाथ से पेन ले लेती है। इसको देखकर हमारा हीरो भी हैरान रहता है और कहता है क्या तुम पेन को भी होल्ड कर सकती हो। अब वो परछाई वहां पर हमारे हीरो का क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। वहीं पर हमारा हीरो उस परछाई के साथ में ठिठोली कर रहा होता है। वो अपनी उंगली उसके सिर में घुसा रहा होता है क्योंकि वो उसके आर पार हो सकती थी, लेकिन वो परछाई काफी आसानी से उसके पेन को पकड़ पा रही थी। अचानक से वो परछाई हमारे हीरो की तरफ देखती है क्योंकि उसने यहाँ पर उस सीट के ऊपर कुछ लिख दिया होता है। हमारा हीरो जब वहां पर उस सीट को देखता है तो देखकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम रुक क्यों गए। लेकिन जब उसकी नज़र उस मार्क के ऊपर जाती है जो कि परछाई ने ड्रॉ किया था, उसका दिमाग घूम जाता है। वो उस पेपर को वहां से उस परछाई के हाथ से छीन लेता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तुम्हारे पास मेरी सारी की सारी मेमोरी है, मैं इस प्रॉब्लम को सिर्फ 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता था, क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। फिर भी वो उससे पूछने लगता है क्या ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था। हालांकि वो परछाई बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन हमारा हीरो अभी भी उस नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहा था जो कि उसे वहां पर स्टेटस बार के पास में मिली थी। और वो परछाई को कमांड देने लगता है और कहता है मेरी सारी मेमोरी के बारे में एक नोट लिखो। जिसके बाद वो परछाई अचानक से एक्टिव हो जाती है। अपना पेन यूज करते हुए हमारे हीरो के ऊपर एक नोट लिखने लगती है। हमारा हीरो खुश होते हुए उसको देखकर कहने लगता है अगर ये मुझे पहले मिल जाती तो मैं सुपरमैन की तरह पावरफुल हो जाता और अपनी चीटिंग का यूज करते हुए अपनी परछाई का यूज कर रहा होता ताकि मैं सभी टेस्ट को काफी आसानी से दे देता। चलो देखते हैं किसने यहाँ पर क्या लिखा है। अचानक से जब उसकी नज़र वहां पर उस परछाई के ऊपर पड़ती है, जब वो लिखने लगता है, वो कहने लगता है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जिसके बाद वो उसके स्टेटस बार को निकाल लेता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है, देखते हैं किसके अंदर और क्या क्या है। वहीं पर हमारा हीरो अभी उसी एबिलिटी के पॉइंट को यहाँ पर बढ़ाने लगता है। इसके बाद हमारे हीरो को नोटिफिकेशन आने लगती है शैडो डेवरी ने अपने आप यहाँ पर कुछ शैडो पॉइंट को खुद को एनहांस करने के लिए यूज कर लिया है। अब ये शैडो यहाँ पर डेड ऑब्जेक्ट को भी डिकम्पोज करके अब्जॉर्ब कर सकती हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर शैडो पॉइंट मिलेंगे। हमारा हीरो जब उस चीज को देखता है तो कहने लगता है शैडो डिफॉवरिंग, क्या मैं यहाँ पर इसका खुद भी यूज कर सकता हूँ। इस बात को सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इसकी सेकंड स्किल डिवॉवरिंग डार्कनेस, ये उसी तरीके से काम करती है जैसे कि बाकी सारी चीजें। क्या मुझे यहाँ पर इसके लिए कुछ फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर अपनी बॉडी को बस उस ऑब्जेक्ट के यहाँ पर शैडो के करीब लेकर जाना पड़ेगा। एक्साइटमेंट में वो इधर उधर देखने लगता है और सोचता है मुझे बस कहीं से थोड़ी बहुत डार्कनेस मिल जाए, जैसे कि कोई परछाई या कोई अंधेरा कोना, ऐसा ही कुछ। अचानक से उसे डोर के कोने में थोड़ा बहुत अंधेरा दिख जाता है। वो इसके पास पहुंच जाता है और अपने हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है अगर मैं यहाँ पर डार्कनेस को डिवावर करने के लिए एबल हूँ तो मुझे इसका यूज़ यहाँ पर करके देखना चाहिए। इसके बाद हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है अगर मैं इसी तरीके से करूँगा तो शायद मैं यहाँ पर अपनी डार्कनेस को डिवावर करने की एबिलिटी को शुरू कर सकूँ। लेकिन वहाँ पर काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं होता। हमारा हीरो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शन के अंदर तो ये बताया गया था। इसके बाद वो कहने लगता है इस पावर ने मुझे यहाँ पर अभी तक किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दिया है, मुझे यहाँ पर कम से कम एक बिगिनर गाइड तो मिलना ही चाहिए था, जैसे कि एज अ रेफरेंस। अचानक से वो एक तरफ देखने लगता है जहां पर उसे नोटिफिकेशन दिखाई देने लगती है, जिसमें यहां पर बताया जा रहा होता है कि आपको यहां पर शेडो प्यूपिल दिया जा रहा है। इसके बाद आप यहां पर अननोन ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे जब आप इस एबिलिटी का यूज़ कर रहे होंगे, और साथ ही में आप यहां पर वो सब कुछ देख पाएंगे जो कि डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर दिखाया जा सकता है, और आप खुद भी डार्क साइड के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अभी उसी सीन के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसने मेन मार्केट के अंदर घूमते हुए देखा था, जहां पर कई सारे मास्टर कई सारे सुपर ह्यूमंस के साथ में लड़ रहे होते हैं।
वो वहाँ पर कहने लगता है, इस वर्ल्ड की डार्क साइड की अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये वैसा ही हो सकता है जैसा कि मैंने उस हेलुसिनेशन में देखा था, जो कि मुझे उस मार्केट के अंदर दिखाई दिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ऐसे ही कहते हुए हमारा हीरो वहाँ पर अपने हाथ को देख रहा होता है। अचानक से उसका ध्यान वहाँ पर उस परछाई के ऊपर पड़ता है जो कि उसका काम कर रही होती है, और कहने लगता है, तुम यहाँ पर चीटिंग मत करना, यहाँ पर थोड़ी बहुत पुशअप करो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें देखूंगा। इसको परछाई भी सुन लेती है। अचानक से वहाँ पर उड़ते हुए वो परछाई वहाँ पर नीचे बैठ जाती है और अचानक से ज़मीन के अंदर चली जाती है। हमारा हीरो कहते ही रह जाता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पुशअप करने के लिए कहा था, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। ऐसे ही कहते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा होता है क्योंकि उसकी शेडोज़ के सामने से गायब हो चुकी होती है। हमारा हीरो कहने लगता है, आखिरकार शैडो गई तो गई कहाँ पर? ऐसे ही कहते हुए वो वहां पर इधर उधर देखने लगता है। अचानक से उसके शैडोज के बुलाने पर उसके सामने दीवार को फाड़ते हुए वहां से बाहर निकलती है। हमारा हीरो उसको देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। वो परछाई अचानक से हमारे हीरो के सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड यहाँ पर स्माइल कर रही होती है। हमारा हीरो उस परछाई से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी देर तक कहाँ पर थी? वहीं पर वो परछाई कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है। वो वहां पर पड़ी एक बुक के अंदर पेन उठाकर लिखने लगती है, मैं डार्क साइड के अंदर चली गई थी। इसके बाद हमारा हीरो पढ़ने लगता, आखिरकार तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रही हो? वहीं पर अब वो परछाई लिखकर बताने लगती है कि मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए डार्क साइड में चली गई थी, जिससे कि हमारे हीरो को चमकता है कि शायद ये कोई चीज बहुत अलग है। वो उससे पूछने लगता है कि डार्क साइड के अंदर जाने के बाद प्रैक्टिस करने के कुछ अलग ही इफेक्टिव देखने को मिलते हैं। वहीं पर वो परछाई कुछ भी नहीं बोलती। फिर हमारा हीरो उस परछाई को बोलने लगता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। इसके बाद वो परछाई वहां से चली जाती है एंड हमारा हीरो उसे जाते हुए देख रहा होता है। हमारा हीरो अब चैन की सांस लेता है एंड वहां पर बैठे बैठे सोचने लगता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर टाइम आ गया है कि हम थोड़ा सा सीरियस काम कर ले। इसके बाद सीन पूरा शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है एंड सीन मॉर्निंग की तरफ मुड़ जाता है, जहां पर सुबह सुबह खिली हुई धूप निकल चुकी होती है। आसपास कबूतर उड़ रहे होते हैं एंड वहीं पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपनी डेस्क के ऊपर बैठा होता है। एंड हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारा हीरो यहाँ पर काम करते करते ही सो जाता है। पता नहीं है यहाँ पर किस तरीके के सपने देख रहा है, लेकिन हम इसे यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं दिखाई देता हूँ। हमारा हीरो यहाँ पर बटन, ग्रीन चिकन, किमची, सो इन सब के बारे में यहाँ पर सपने देख रहा था और लार की नदियाँ बहा दी होती है। अचानक से उसकी नींद वहां पर खुलती है, जहां पर वो अपने आप को वहां पर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ देखकर चिल्लाने लगता है, आखिरकार मैं यहाँ पर कब सो गया? मेरा पूरा चेहरा मेरे थूक से पूरी तरह से गंदा हो चुका है। उसी टाइम पर कोई उसकी डोर को जोर जोर से पीट रहा होता है और कह रहा होता है, ए हेवी गेट खोलो यार। हमारा हीरो भी बिना देर के गेट खोलने के लिए जाता है और कह रहा होता है, रुको, इतना क्या जल्दी कर रहे हो? जब वो गेट खोलता है तो उसकी फ्रेंड वहां पर खड़ी होती है। हमारा हीरो पूछने लगता है कि सुबह सुबह यहाँ पर तुम क्या कर रही होती जल्दी? वहीं हमें बताया जाता है ये लड़की हमारे हीरो की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, या फिर कहें तो चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड होती है। एंड फिलहाल के लिए तो ये दोनों यहाँ पर एक क्लासमेट हैं, और इसके अलावा ये लड़की हमारे हीरो की बहुत बड़ी फैन है क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पर कुछ खास क्रिएट करता है। अचानक से हमारे हीरो का ध्यान यूयू के हेल्थ बार के ऊपर पड़ती है जो कि 93 पर था। वो उसको देखकर कहता है, आखिरकार ये थोड़ा सा ड्रॉप क्यों हो गया, समझ में नहीं आ रहा, वो भी इस टाइम पर। जब उसका ध्यान यूयू पे पड़ता है तो उसे समझ आ चुका था कि आखिरकार इसकी हेल्थ क्यों गिर रही है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि यूयू यहाँ पर अपने मोबाइल का यूज कुछ ज्यादा ही करती है, और वो समझ जाता है यहाँ यही रीजन हो सकता है। इसके बाद यूयू अचानक से हमारे हीरो के घर के अंदर घुस जाती है, जैसे कि उसी का घर हो। हमारा हीरो बड़ी हैरानी से उसको देखता है पर पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गई? लेकिन वो लड़की बिना सुने हमारे हीरो के बेडरूम में घुस आती है और बोलने लगती है, जल्दी करो, लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे स्टोरी प्लान को देखा था, शायद तुम यहाँ पर तैयार हो अगला पार्ट रिलीज करने के लिए, इसलिए जल्दी से ड्राइंग करना स्टार्ट करो। मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी यहाँ पर कंटेंट को पहले से डिसाइड कर लिया है। दरअसल हमारा हीरो यहाँ पर साइड में कॉमिक बुक क्रिएटर भी है, क्योंकि यहाँ पर कॉमिक बुक ड्रॉ करता रहता है। एंड वो यूयू मतलब हमारे हीरो की ये फ्रेंड, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी डाई हार्टेड फ़ैन होती है, इसलिए ये हमारे हीरो के पीछे पड़ी रहती है और कहने लगती है, मैं तुम्हारे डिज़ाइन के कलेक्शन को देखना चाहती हूँ कि तुमने वो तैयार कर दिया। अचानक से उसे फील होता है जब उसके पीछे से बहुत जोर से आवाज आती है, उसकी तो बुरी तरीके से हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर हमारे हीरो ने अपनी डोर को लगा दिया होता है। यूयू हमारे हीरो के कहने लगती है, अगर तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम डोर को इस तरीके से तो मत पटको। उसकी आंखों से तो आंसू निकल चुके थे। हमारा हीरो, जिसे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता, वो ऊपर की तरफ देखने लगता है जहां पर उसके डोर लगाने के कारण उसके डोर फ्रेम पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अचानक से वो अपनी पावर को महसूस करता है और उसे लगता है कि मेरी पावर यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ चुकी है।
वहीं पर दूसरी तरफ यूयू को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि हमारा हीरो पीछे से मस्कुलर लग रहा होता है। हमारा हीरो भी उसको इस तरीके से देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार इसको यहाँ पर क्या हो गया। वहीं पर यूयू कहने लगती है, क्या तुम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में जाने लग गए हो क्या? वहाँ पर हमारे हीरो को काफ़ी गौर से देख रही होती है। हमारा हीरो खुद हैरान, उसे तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता। फाइनली यूयू बोलने लगती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें देखती आ रही हूँ, लेकिन आखिरकार तुम्हारे पास इतने परफेक्ट मसल कैसे हैं, वो भी एक ही रात में। फाइनली उसके पास में जाती है, उसे टच करती है और कहती है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और हमारे हीरो से पूछती है, क्या तुम यहाँ पर कुछ और भी कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पर और कुछ भी कर रहे हो, है ना? पर हमारा हीरो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। अचानक से यूयू हमारे हीरो की टी शर्ट को उठा देती है और उसके एप्स को देखती है, पर पूछती है, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो ये क्या है? जिसको देखकर हमारा हीरो घबरा जाता है, कहने लगता है, मैं बस कुछ बुक शेल्फ्स को उठा रहा हूं कुछ दिनों से। लेकिन यूयू उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वहीं पर हमारा हीरो सोचने लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी कुछ कर लूं। मैंने बस कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक्सरसाइज की थी, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आता है, हो सकता है कि मेरी शैडो यहाँ पर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रही है और उसी का इफेक्ट यहाँ पर मुझे ट्रांसमिट किया जा रहा है डायरेक्टली। लेट्स वॉइस, शायद यहां पर ऐसा हो सकता है। वहीं पर यूयू तो हमारे हीरो के एप्स को देख रही होती है। हमारा हीरो उसको देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है। वहीं पर यूयू का काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि हमारे हीरो के तो एप्स निकल गए होते हैं। वहीं पर हमारा हीरो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। यूयू बोलने लगती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि छोटी मोटी एक्सरसाइज करने के बाद कोई सिक्स पैक निकाल लेगा। कि तुम्हें पता है, मुझे कुछ केसेस के बारे में पता है जहां पर मेरे फादर ने ऐसे ही कुछ देखा था जब उन्होंने काफी ज्यादा चीजों को डील किया था। उस टाइम पे यूयू भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो कहने लगती है, देखो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पर टच कर रही हूँ, ठीक है? ये टाइम इन सब चीजों से पीछे हटने का है, समझ रहे हो ना? वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, ब्ला ब्ला। अचानक से हमारे हीरो की तरफ एक हाथ आता है एंड यूयू से काफी स्पीड से पकड़ लेती है। हमारा हीरो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बोलने लगता है कि हे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर मेरे ऊपर कोई लीथल वेपन तो यूज करने नहीं आती हो ना? या फिर ऐसा है कि तुम करने वाली हो? वो घबरा रहा होता है। अचानक से यूयू वहां पर एक डिवाइस को बाहर निकालती है और हमारे हीरो के हाथ पर चिपका देती है, जो कि बराबर से उसके हाथ में फिट हो जाता है। ये कोई डिजिटल वॉच जैसा कुछ होता है। इसको देखकर हमारा हीरो बोलने लगता है, आखिरकार ये क्या है? यूयू बोलने लगती है कि बिल्कुल भी मूव मत करो, ये डिवाइस तुम्हारे अंदर मौजूद पोल्यूशन को डिटेक्ट करता है और ये तुरंत ही प्रदूषण इंडेक्स को दिखा देता है। हमारा हीरो कहने लगता है, पोल्यूशन इंडेक्स? जिसके बाद वो मशीन वहां पर काम करने लगती है। उसके अंदर से कुछ नंबर दिख रहे होते हैं। इसका मतलब कि ये उतनी ही स्पीड से बिप बिप कर रही होती है और यूयू से काफी गौर से देख रही होती है और बताने लगती है कि ये डिवाइस एलियन ट्रेस को पूरी तरह से खत्म कर देता है, क्योंकि ये सब इस डिवाइस के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं और उसके बाद ये बॉडी में मौजूद किसी भी तरीके के पोल्यूशन को सर्टेन डिग्री तक खत्म कर देता है और उसके परसेंटेज को बताता है। और अगर कोई बंदा पूरी तरीके से प्योरीफाइड नहीं है तो इस टाइम पर वो ह्यूमन पूरी तरीके से एबनॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास आने वाली जो भी एबिलिटी है वो यहाँ पर मेरे चेस्ट के ऊपर मौजूद उस टैटू से होकर आती है, और वही एक मेजर एविडेंस है इस चीज़ का कि मेरे पास यहाँ पर कितना ज़्यादा पोल्यूशन मौजूद है। उसे तो थोड़ी बहुत हंसी भी आना चालू हो जाती है, लेकिन अचानक से वो डिवाइस वहाँ पर जोर जोर से रिएक्ट करना चालू कर देता है। हमारे हीरो के चेस्ट में मौजूद वो अजीब सा टैटू रिएक्ट करते हुए अपनी पावर को उस वॉच की तरफ ट्रांसफर करने लग जाता है। हमारा हीरो इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है और कहने लगता है, डैम इट, इसको देखकर लगता है कि डिवाइस वाकई में इसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो डिवाइस वहां पर जोर जोर से हाईएस्ट नंबर ऑफ इंप्योरिटीज को डिटेक्ट करने लगता है, जिससे कि यूयू वहां पर अपनी हैंड गन को बाहर निकाल लेती है। हमारा हीरो उसको देखकर हैरान रह जाता है और सोच रहा होता है इस बंदे के पास गन भी है, और कहने लगता है कि तुम्हारे पास गन भी है, तुम मुझे मारोगी नहीं ना, राइट? वहीं पर वो फाइनली सोचता है, मैं इस चीज को काबू कर सकता हूँ। रवि, तू इस चीज को काबू कर सकता है, कोई भी तुझे यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकता। मेरी बॉडी के अंदर होने वाली एबनॉर्मलिटी को मैं काफी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ और इसे स्टॉप भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो थोड़ी मशक्कत करता है। वो डिवाइस यहाँ पर अचानक से बीप करना बंद कर देता है और उसका मीटर यहाँ पर पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है। कुछ भी साबित नहीं होता कि हमारा हीरो यहाँ पर इम्प्योर है। इसको देखकर यूयू बोलने लगती है, वेल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है, पर हमारा हीरो भी मन में लंबी सांस लेते हुए सोचने लगता है, चलो ठीक है, फाइनली मैं यहाँ पर बच चुका हूँ। वो वहाँ पर दिखावा करते हुए हंसने लगता है और बोलने लगता है, हे, तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरे ऊपर गन पॉइंट करी हुई थी, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले थे क्या? अब वो राहत की सांस लेता है। वहीं पर यूयू बोलने लगती है कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर हर टाइम पर केयरफुल रहने के लिए कहा हुआ है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हमारा हीरो बोलने लगता है, बाय द वे, मैंने रिसेंटली यहाँ पर कुछ कॉमिक बुक ड्रॉ की हुई हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस कैरेक्टर्स को जोड़कर बनाई गई हैं, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? अचानक से उसकी फ्रेंड का रवैया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो एक्साइट हो जाती है और बोलने लगती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझे जल्दी दिखाओ। हमारे हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की है क्या। इसका तो थोड़ी थोड़ी देर में मूड स्विंग होता रहता है। इसके बाद वहां पर कमरे में अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। नहीं नहीं, वैसे नहीं,
पर हमारा हीरो कह रहा होता है तुम यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करो, तुम यहाँ पर अभी भी एक बच्ची हो। वहीं पर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है बिल्डिंग के बाहर, मुझे वो दो जल्दी से, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही। दोस्तों इससे पहले आप खिचड़ी पका लो, मैं बता दूं बात कॉमिक बुक की हो रही है। वहीं पर सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारा हीरो अपने बेड पर लेटा होता है और कहने लगता है हाय, ये लड़की तो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर मेरे पास एक रास्ता है कि मैं इसको यहाँ पर शांत कर सकता हूँ। इसके बाद सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो वहाँ पर अपने सिस्टम को लॉगिन करता है और यहाँ पर उसे पॉपअप दिखाए जा रहे होते हैं। इसमें बताया जा रहा होता है कि सिस्टम ने रिकॉर्ड किया है कि आपकी शैडो ने यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है, क्योंकि वो डार्क साइड के अंदर एंटर करने के बाद काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज करी जा रही है। और जब आपकी शैडो ने यहाँ पर सबसे पहले एक डार्क पावर को एब्जॉर्ब किया तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि एक दिन पहले अपने यहाँ पर शैडो पॉइंट्स का यूज़ किया था, वो भी पहली बार। हमारा हीरो वहाँ पर अपने स्टेटस को देख रहा होता है जिसके अंदर उसकी आर्म्स की स्ट्रेंथ +1 और शैडो पॉइंट +1 होते हैं, वो भी 2-2 बार, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। हमारा हीरो घबराते हुए सोचने लगता है मेरा शैडो वर्जन तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि उसने यहाँ पर रात भर इतनी ज़्यादा मेहनत की कि सवेरे मुझे उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ये तो वाकई काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है। क्या वो यहाँ पर पूरी रात ही ट्रेनिंग कर रहा था? जिसके बाद वो अपने शैडो को बाहर निकालने के लिए बोलता है, उसकी शैडोज उसके सामने बाहर भी निकल आती है। हमारा हीरो कहने लगता है अमेजिंग, यहाँ पर ऑलरेडी इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि लास्ट नाइट के ट्रेनिंग के रिजल्ट यहाँ पर कितने अच्छे आए हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। चलो इसे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं, जिससे कि वो शैडो भी एक्साइट हो जाती है, कहती है चलो ठीक है करते हैं। हमारा हीरो भी कहता है चलो ठीक है बढ़िया, अब पुशअप प्लैंक्स करना चालू करो। और ऐसे ही कहते उसे अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, जिससे कि वो शैडो वहाँ पर अपने आप को ट्रेन करना चालू कर देती है और हमारे हीरो के सारे इंस्ट्रक्शन को मानना चालू कर देती है। हमारा हीरो बिल्कुल भी हार नहीं मानता, तो पूरा की पूरा ट्रेनर बन जाता है और कहने लगता है अपनी 2 उंगलियों को यूज़ करते पुशअप करो, नहीं अपनी 1 उंगली का यूज़ करते पुशअप करो, रुको टाइगर पुशअप करो। ऐसे ही कहते उसे बार बार ऑर्डर दे रहा होता है। फाइनली वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और परछाई उसकी बात पूरी तरह से मान रही होती है, जैसे कोई आइडियल बच्चा। अब हमारा हीरो बोलने लगता है चलो मार्शल आर्ट एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, स्टैंडिंग बॉडी एक्सरसाइज चालू करो। ऐसे ही कहते बार बार उसे ऑर्डर दे रहा होता है, जैसे कि वो भी कहीं का बड़ा मार्शल आर्ट का गुरु हो। फिर बोलने लगता है बहुत हो गया, अब स्क्वाट्स करो, चलो अब डिफिकल्टी को और बढ़ाते हैं। जैसे जैसा हमारा हीरो कहते जाता है वैसा वैसा वो शैडो करती जा रही होती है। वहीं पर डोर के बाहर यूयू हमारे हीरो की आवाज़ों को सुनने लगती है और कहने लगती है क्या ये अंदर कुछ कर रहा है? हमारा हीरो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और बोलने लगता है चलो ठीक है लेफ्ट लेग की एक्सरसाइज करेंगे, तो पोजीशन ले लो, हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने वाले हैं, जिससे कि अब्डोमिनल एक्सरसाइज की जा सकती है। इस चीज़ से अनजान कभी बाहर यूयू खड़ी हो सकती है। वो ये सब देखकर कहने लगती है ये वाकई में अपने आप को ट्रेन कर रहा है, लगता है मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट कर रही थी। ऐसे ही कहते वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन जाते वो बोलने लगती है वेल मुझे यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, लेकिन ये यहाँ पर ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब घर चलते हैं, मुझे यहाँ पर ये कॉमिक भी तो पढ़नी है। ऐसे ही करते यूयू हमारे हीरो के घर से चली जाती है। जिसके बाद सीन को शिफ्ट करते हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने छोटे से टेरेस के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर आंटी पीछे कपड़े भी सुखा रही होती है। देख लो, लेकिन मैं इस बिल्डिंग को छोटा सा नहीं कहूँगा, ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो मैं इसे छोटी भी कह सकता हूँ। चलो बहुत मजाक कर लिया, नाउ बैक टू द पॉइंट। हमारा हीरो कहने लगता है मेरी शैडो ने यहाँ पर पूरी रात ट्रेनिंग की है एंड मुझे यहाँ पर इसके बाद भी बिल्कुल भी कमजोरी फील नहीं हो रही, बल्कि मैं तो अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। और कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शेमसुल है कि जवान लोग यहाँ पर अपने करंट सिचुएशन का यूज़ करते हुए अपने आप को बिल्कुल भी तैयार नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही समय बीता जाता है। इसके बाद जनवरी 21 आता है, जो कि नेक्स्ट डे होता है। हमारा हीरो बताने लगता है मैंने शैडो से काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई और उसका रिजल्ट जो मुझे मिला वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो चुकी थी। अभी मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं यहाँ पर यू को एक सिंगल पंच के अंदर ही मार सकता हूँ। फिर याद करने लगता है और बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ऐसे ही कहते हुए एक्साइट होते हुए बॉक्सिंग करने लगता है और इसकी खुशी इसके चेहरे से देख ही पा रहे होगे कितनी खतरनाक हो रही है। तो भाई ऐसे ही आप भी हंसते मुस्कुराते रहो। नाउ कंटिन्यू टू द स्टोरी। सीन को चेंज कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक नए कैरेक्टर को, जो कि हमारे हीरो के अंकल होते हैं, जिनका नाम यहाँ पर अंकल ली होता है, लेकिन हम इनका नाम बदलकर शाम अंकल रख देते हैं। हमारा हीरो बताने लगता है कि शाम अंकल नाइट वॉच के अंदर काम करते हैं एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो यहाँ पर बिल्कुल नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल हुआ है मेरे साथ में। अबाउट माई एक्सरसाइज, यू नो दैट मैं एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा था बस। वहीं पर हमारा हीरो शाम अंकल के बारे में बताने लगता है, बोलता है शाम ने यहाँ पर अपने ओल्ड टाइम में अपनी एक आर्म को पूरी तरह से खो दिया था। इसके बाद तो फिर से अपनी बकवास चालू कर देता है। बोलने लगता है अगर मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 3 बार अंकल शाम को और 4 बार यूयू को मार सकता हूँ, वो भी एक पंच में। सीन वापस से शिफ्ट होता है। हमारा हीरो रवि अब डिटरमाइंड होते हुए बोलने लगता है मैं और भी ज़्यादा पावरफुल होकर दिखाऊंगा। सीन आता है 23 जनवरी पर, जहाँ पर हमारा हीरो बैठा होता है और कह रहा होता है मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, ये वही सीन है जो कि पहले दिखाया गया था। और वो कहने लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ को गेन कर सकूँ।
इसीलिए अब मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता। ऐसे ही कहने के बाद वो बेशरत की तरह अपना फ़ोन चलाने लगता है एंड पीछे अपनी शैडो को एक्सरसाइज करवा रहा होता है और शैडो कर भी रही होती है। सीन यहाँ पर 24 जनवरी का होता है, जहाँ पर हमारा हीरो फ़ोन चलाते हुए बोलने लगता है शैडो अपना काम करेगी और मैं अपना फ़ोन चलाऊंगा। सीन आता है 25 जनवरी का, जहाँ पर शैडो अभी भी ट्रेनिंग कर रही होती है और हमारा हीरो अभी भी कुछ फालतू काम करने में लगा होता है। हमारा हीरो कह रहा होता है शैडो अपना काम करेगी और मैं अपना काम करूंगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें 26 जनवरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो अभी भी बैठे हुए अपना ही काम कर रहा होता है। वहीं पर शैडो अपनी अलग अलग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पर पुशअप कर लेने चाहिए थे ताकि मेरी ट्रेनिंग खुद से भी हो जाए। लेकिन जब वो वहाँ पर अपने स्टेटस बार को चेक करता है जो कि शैडो का था, तो उसकी ग्रोथ स्पॉन्टेनियसली यहाँ पर रुक चुकी थी या काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी थी। हमारा हीरो देखता है कि उसके पास यहाँ पर 8 पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अभी अगर मैं इसकी प्रोग्रेस को देखूँ तो यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा हूँ कि ये 10 पॉइंट को अचीव कर ले, जिसके बाद ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक अलग प्रोफेशन में या फिर अलग अवतार में। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि बाकी के 2 पॉइंट्स इतनी आसानी से मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके कैरेक्टर को एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो रहा, मुझे खुद यहाँ पर डार्क साइड के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर खुद जाकर अपने आप को फास्ट इंप्रूव करवाना पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए डार्क साइड के अंदर जाना शुरू कर देता है। वो फ्लोर के अंदर धीरे धीरे जाने लगता है, अचानक से वो गायब हो जाता है। इसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो उस कमरे के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पर हर तरफ का माहौल एकदम अलग होता है। हर चीज़ लगभग पूरी तरह से डार्किश हो जाती है एंड हमारा हीरो जब इन सब चीज़ों को देखता है तो कहने लगता है तो ये डार्क साइड है, ये एग्जैक्टली मेरे रूम के सेम है, लेकिन इसमें बस इतना अंतर है कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डार्क हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको ये वीडियो पसंद तो आ रहा है ना? अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट में इसका जवाब दें और अपने भाई का थोड़ा सा साथ देवें। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना ताकि हम लोगों का भाईचारा ऐसे ही बने रहे। ब्रो कोड जिंदाबाद। जिसके बाद हमारा हीरो अचानक से वहां से बाहर निकल जाता है और कहने लगता है फाइनली मैं वहां से बाहर आ गया हूं। जिसके बाद हमारा हीरो वहां से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगता है और कहने लगता है फाइनली मैं अपने रूम से बाहर तो निकला। जिसके बाद वो कहने लगता है मैंने सोचा था नहीं था कि मेरा रूम ही नहीं बल्कि पूरा शहर पूरी तरह सेम था, जैसे कि ये पूरी दुनिया असल में असली दुनिया है। पर यहाँ पर सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है और यही चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं। जिसके बाद वहाँ पर अचानक से कुछ एक्टिविटी दिखाई देने लगती हैं। हमारा हीरो इसे फील नहीं कर पाता कि यहाँ पर फ़िलहाल अभी हुआ क्या। हमें दिखाया जाता है कि कोई चीज़ हमारे हीरो को काफ़ी दूर से और काफ़ी करीब से घूर रही होती है, पर हमारा हीरो फाइनली इसे यहाँ पर सेंस कर लेता है और कहने लगता है तो यहाँ पर फाइनली एक और पर्सन मौजूद हैं। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है क्या तुम मेरे यहाँ पर मदद करने के लिए आए हो? वहीं पर अचानक एक बड़ी सी मॉन्स्टर शैडो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करती है और अपना एक सिकल बाहर निकाल लेती है। तो मॉन्स्टर कुछ हद तक इंसानों की तरह दिख रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी इंसान नहीं होता। हमारा हीरो अचानक से उसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ आता है अब ये जो भी है इंसान तो बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद वो कहता है शिट, मुझे इससे बचना होगा। वो उसके उस अटैक से अपने आप को डॉज करवाता है और बाल बाल बच जाता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर शैडो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ती है। जैसे तैसे करके वैसे करके हमारा हीरो अपने आप को बचाता है और जब ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है तो फाइनली वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि कैसे। फाइनली उससे याद आता है कि वो यहाँ पर शैडो सर्कल को ओपन कर सकता है। वो उसको ओपन करता है जिससे कि वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ पर शैडो सर्कल ओपन हो जाता है एंड हमारा हीरो उसके अंदर छलांग मारते हुए कूद जाता है और एक अलग डायमेंशन को पार करते हुए वो फाइनली अपने इस वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है। और जब करता है तो धड़ाम से यहाँ पर नीचे गिरता है, जिससे कि उसकी डिक्की के ऊपर थोड़ी सी लग जाती है और वो बाद में हमें अपनी डिक्की भी दिखाता है, तो तुम भी देख लो। और कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, अगर मैं थोड़ा सा और नहीं बचता तो मेरे साथ यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था। और कहने लगता है उस चीज़ ने मुझे यहाँ पर मौत का एहसास दिला दिया। आखिरकार वो चीज़ क्या थी, आखिरकार वो गेट क्या था जैसे कि वो चीज़ वहाँ से बाहर निकली थी। और सबसे बड़ी बात वो वहाँ पर मुझे बिना कुछ बताए मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही थी। मुझे यहाँ पर इन सब चीज़ों को जानना होगा। उस चीज़ से मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर्सी आ गई, लेकिन हाल फिलहाल की ट्रेनिंग ने मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन दोनों फ्लेक्सिबल बना दिया है, इसलिए मैं उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी से बच चुका था। इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर इतनी आसानी से घायल नहीं हो सकता। उस इडियट ने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की है ना, इसीलिए मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जिस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, भाई मुझे तो ये बंदा एकदम सनकी लगता है। फाइनली हमारा हीरो बार बार डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है और उस एंटिटी से अपने आप को बार बार लड़वाता है। समय है जनवरी 28, जहां पर हमारा हीरो बताता है मैंने वापस से उसके साथ में एक और घमासान फाइट की, लेकिन फिर भी मैं बस उसे एक ही हिट कर पाया। ऐसे ही समय बीता गया। अगला दिन था जनवरी 29, जहां पर हमारी सेकेंड बैटल हुई, जहां पर मैंने वापस से अपना रिवेंज लेने की कोशिश की एंड मैं उसके अंदर फेल हो गया। लेकिन फिर भी मैंने उसके चेस्ट के ऊपर अटैक करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाते हुए मेरे रिब्स के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि मेरे रिब्स ऑलमोस्ट बुरी तरह से टूटने वाली थी एंड मैं फिर भी अपना रिवेंज वहां पर नहीं ले पाया।
डैम यू मॉन्स्टर, में एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। इसके बाद मैंने वापस से डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर किया और वापस से उस एंटिटी से भिड़ गया। इस बार डेट थी 31 जनवरी, जहाँ पर उस एंटिटी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से स्क्रैच कर दिया था, और वो भी एक साथ 3 टाइम्स, वो भी मेरी बट पर। अब मैं इसे किससे ठीक करवाऊंगा? ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे लड़ूंगा। भले ही उसके अटैक से मेरे 6% HP पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुकी थी, लेकिन मैंने हार नहीं माना। जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। डेट थी 31 जनवरी, जब मैं अपने दोनों डिक्कियों की रिपेयरिंग करवा रहा था, वो भी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड यूयू से। पर वो ठीक कर भी रही थी, वो भी मेरे घर पर। चलो ठीक है, सीरियस नहीं होते हैं। फाइनली यूयू हमारे हीरो से पूछ कर लेती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर इतने सारे घाव लगाते कहाँ से हो? क्या तुम यहाँ पर किसी के साथ में फ़ाइट कर रहे हो पिछले 3 दिनों से? वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है, तुम नहीं समझ पाओगी, इसे स्कार मेडल होते हैं। जिसके बाद यूयू बोलने लगती है, ये शायद स्कार मेडल हो सकते हैं जो कि तुम्हारे डिक्की के ऊपर लगे हों। और ऐसे ही कहते उसके उस घाव को दबा देती है, जैसे कि हमारे हीरो की चीख निकल जाती है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, आह आह, दर्द हो रहा है। वहीं पर अब यूयू बोलने लगती है, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन तुम अभी भी इतने ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो कि तुम दिखा रहे हो कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और तुम्हारी बॉडी इन सब चीज़ों को झेल सकती है। जिसके बाद वो एक और बार दवाई को बाहर निकाल लेती है और कहने लगती है, तुम्हें यहाँ पर अपना एटीट्यूड थोड़ा सुधारना चाहिए। वहीं पर हमारा हीरो कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रही हो, पर यहाँ पर बस 1 ही महीना बचा हुआ है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है। जिस बात को सुनकर यूयू कहने लगती है कि 1 ही महीना बचा हुआ है, आखिरकार तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? हमारा हीरो कहने लगता है, ऑफकोर्स मैं मार्शल आर्टिस्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में भूल गई हो ना, राइट? वहीं पर यूयू का तो कोई रिएक्शन नहीं होता और ये एपिसोड यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद अगला एपिसोड शुरू होता है। और क्या तुम्हारा भाई इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ेगा? नहीं भाई, है ना? तो चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। फाइनली हमारे हीरो साइड सीन में बता रहा होता है कि जब यहाँ पर डिजास्टर ईयर चालू हुआ था, कई सारी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से पावरलेस हो चुकी थी, जो कि कभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, स्पेशली कल्चरल एंड आर्ट इंडस्ट्रीज, जैसे कि गाना बजाना, डांस करना, पेंटिंग करना, स्पेशली नाचना कूदना फना, सबके बारे में। और बस इन्हीं सब के बीच में आर्ट रिलेटेड प्रैक्टिसेस जैसे कि कॉमिक बुक राइटर्स बस यहाँ के बॉटम ऑफ सोसाइटी बनकर रह गए। कई साल बीत चुके थे, पीपल यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट के अंदर अब इंटरेस्ट लेना छोड़ चुके थे। बिकॉज ऑफ इतने सारे डिजास्टर देखने के बाद लोग अब कुछ नया खोजने की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि वो सब कुछ चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर अब बिल्कुल भी शांति मौजूद नहीं थी। लेकिन अचानक लोग यहाँ पर नेशनल अफेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और मॉन्स्टर्स के साथ में होने वाली फाइट की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो चुके थे। एंड जब कई तरह के फाइटिंग जो कि वैनगार्ड लाइक नाइट गार्ड यहाँ पर दूसरों के साथ में करते थे, उनको देखने के लिए पब्लिक पूरी तरह से पागल होना चालू हो चुकी थी। और यही चीज़ में इस टाइम के इस अरीना को पूरी तरीके से जीत लिया। सभी लोगों का अटेंशन इन सभी स्टार्स के ऊपर जाने लगा जो कि यहाँ पर नाइट गार्ड्स होते थे, एंड लोग यहाँ पर इनके लिए पागल होना चालू हो चुके थे। और इन सबके बीच में जिस किसी को भी यहाँ पर नाइट गार्ड बनना होता है, उसे सबसे पहले मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर अपने आप को क्वालिफाइड करना पड़ता है, वो भी एक स्टेट से। इसके बाद अगर किसी बंदे ने यहाँ पर सारी एग्जाम्स को पूरी तरीके से पास कर लिया मार्शल आर्ट की, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी लाइफ अब बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं रह गई। इसके बाद सीन वापस से हमारे हीरो और हीरोइन की तरफ चले जाता है, जो कि साथ में बैठे हुए होते हैं और अभी भी वही चर्चा कर रहे होते हैं। वहीं पर हमारी हीरोइन यूयू अब फाइनली बताने लगती है कि एक्चुअली मैं मार्शल आर्ट एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हूँ। जिस बात को हमारा हीरो भी सुन रहा होता है और वो कहने लगता है, क्या? यूयू हमारे हीरो को दबा लगाते हुए बोलने लगती है, लेकिन अचानक से चुप हो जाती है। वहाँ पर बताना तो चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। कुछ देर कोशिश करने के बाद यूयू बोलने लगती है, मैं यहाँ पर मैजिक को लर्न करना चाहती हूँ। जिसकी बात को सुनकर हमारा हीरो कहने लगता है, अगर तुम लर्न करना चाहती हो तो करो, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अंकल तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से डिसग्रेस कर दे, मतलब कि निकाल दें, फिर तुम क्या करोगी? और फाइनली हमें बताने लगता है वो ये सोचने वाली बात है कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए अग्री नहीं होंगे। आफ्टर ऑल यूयू के फादर यहाँ पर इस सिटी के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ नाइट फॉज डिपार्टमेंट के हेड हैं। और वैसे भी ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर अपनी सेकंड जनरेशन को पूरी तरीके से इस चीज़ में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनकी सेकंड जनरेशन कोई सिविल सर्वेंट ना बनते हुए एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट वर्कर बन जाए। वहीं पर अब फाइनली हमारी हीरोइन यूयू बोलने लगती है, मुझे भी नहीं लगता है इस बारे में कि मेरे फादर इन सब चीज़ों के लिए एग्री होंगे। हमारा हीरो अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है, लेकिन वो भी कहने लगता है, हाँ हो सकता है। जिसके बाद यूयू हमारे हीरो को दबा लगाते हुए बोलने लगती है, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे,
है ना। याद रखना, इस बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पर लॉज कभी भी चेंज हो सकते हैं। और वैसे भी इस साल ज़्यादातर क्वालिफायर्स स्टैंडर्ड लेवल के हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट एग्ज़ाम को देने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, देख लो, मैं नहीं रुकने वाला। इसके बाद हमारा हीरो बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों को इस एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने बस यहाँ पर स्टैंडर्ड लेवल के क्वालिफायर्स को सबसे पहले यहाँ पर जनरल एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए फॉर्म दे दिया और उनको पहले से सीट अलॉट कर दी गई है। फाइनली हमारी हीरोइन यूयू बताने लगती है कि अभी नाइट वॉच डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि नाइट वॉच को कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। एंड अगर हाल फिलहाल के अंदर कोई बड़ी घटना सामने आ जाती है तो ज़रूर यहाँ पर कई सारे लोगों को नाइट वॉच के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, ताकि वो इस एग्ज़ाम के अंदर अपने आप को ज़बरदस्ती धकेलें और यहाँ पर नाइट वॉच गार्ड बन जाएं। वहीं पर हमारा हीरो सोचने लगता है कि कुछ दिनों पहले यूयू जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आई थी और जो उसने मेरे हाथ पर पहना दिया था, जो इम्प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो जो बार बार बजने लग गया था, अगर ऐसा हुआ कि मार्शल आर्ट टेस्ट के अंदर भी इस तरीके से लोगों को चेक करने के लिए किया गया तो मैं तो बुरी तरीके से फंस जाऊंगा और मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छुपा सकता। और अगर ऐसा हुआ तो वहां पर मौजूद लोगों पर इसी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया और वो वहां पर बीप करने लगा तो वहां पर मौजूद वेन गार्ड्स और नाइट गार्ड्स मुझे पूरी तरह से गोलियों से छल्ली कर देंगे। लेकिन फाइनली ये खुश होते हुए बोलने लगता है, लेकिन मेरे पास खुद का एक अनबिलीवेबल लिटिल गार्ड मौजूद है जो कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने देगा अगर मैं उन कैंप के अंदर चला भी गया तो। अचानक उसकी बत्ती जलती है, शायद उसने यहाँ पर सेंटर फ्रेश खा लिया हो और हमारा हीरो कहने लगता है, बाय द वे यूयू, मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम तुमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था उसका यूज़ यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ को रोकने के लिए भी किया जा सकता है क्या? वहीं पर यूयू बोलने लगती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बस यहाँ पर एलियन स्पीसीज और सुपरनेचुरल बींग्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर तुम यहाँ पर वाकई में किसी डिफरेंट टाइप की एंटिटी से एनकाउंटर करो तो तुम बस वहां पर भागना शुरू कर देना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। और अगर तुम यहाँ पर उस सिचुएशन के अंदर इमरजेंसी कॉल करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे पहले कि तुम मर जाओ। हमारे हीरो कहने लगता है, डिफरेंट काइंड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वहीं पर हमारे हीरोइन यूयू बोलने लगती है, वहीं पर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। हमारा हीरो भी हीरोइन की तरफ देख रहा होता है, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता। अचानक दोनों के बीच में सन्नाटा पसर जाता है, जिसके बाद अचानक से यूयू उठते हुए वहां से जाने लगती है और कहने लगती है, तुम्हारी इंजरीज जो कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगी थी यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर अच्छे से ठीक हो जाएंगी, मैं वापस आकर इनको देखते रहूंगी, ठीक है? हमारा हीरो भी कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज पता है ना पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। वाकई इस बंदे को यहाँ पर किसी को रोकना बहुत अच्छे से आता है। जब यहाँ पर यूयू इस बात को सुनती है तो पूछने लगती है, क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम सोच रहे हो क्या हाल फिलहाल में या फिर फ्यूचर में कोई पब्लिक एग्जाम देने वाले हो? मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे हो क्या? हमारा हीरो बोलने लगता है, तुम ऑलरेडी कह चुकी हो कि तुम मार्शल आर्ट के अंदर इस साल के अंदर मैंडेटरी एग्जाम नहीं दोगी। अगर मेरे अंदर ऐसे कोई टैलेंट हुआ तो यहाँ पर मैं पब्लिक एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ, वो भी एडवांस में। देख रहे हो ना, हमारा हीरो यहाँ पर अभी भी इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिस बात को सुनकर यूयू एक्साइट हो जाती है और कहने लगती है, रियली? क्या तुम भी इस एग्जाम को देने वाले हो, वो भी मेरे लिए? हमारा हीरो कहने लगता है, वेल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ खास तरह की कॉमिक लिखने की कोशिश करूंगा जो कि यहाँ पर सुपर ह्यूमंस और एलियन ब्लड से रिलेटेड होगी। जिसके बाद हमारी हीरोइन यूयू और भी ज़्यादा एक्साइट हो जाती है और कहने लगती है, क्या सच में? जल्दी करो, मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ। वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है, इस बारे में, और मन में सोचने लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि शायद ये इन सब चीज़ों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, शायद इसे ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हमारा हीरो वहाँ पर उसे वो कहानी जो कि वो बनाने वाला था उसको सुनाने लगता है और कहने लगता है, मेरी स्टोरी के अंदर एक लड़की की कहानी है जो कि यहाँ पर अपनी स्किनी बॉडी के लिए जाना जाता था, जिसका नाम यहाँ पर बेन था। वो बंदा यहाँ पर अपने स्कूल के अंदर हर दिन बुली हुआ करता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल चुका था जब उसे यहाँ पर कोई बहुत ही अजीब चीज़ मिल गई। इसी के साथ हमारा हीरो कहानी खत्म कर देता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाओगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों काफ़ी देर तक वहाँ पर अपनी चर्चा कर रहे होते। हमारा हीरो उसको कहानी सुना रहा होता है एंड वहाँ पर दोनों के दोनों खिलखिला के हंस रहे होते हैं। फलाना जो भी है फालतू काम वहाँ पर काफ़ी अच्छे से किया जा रहा था। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो गाइज मैं जानता हूँ कि बोर हो गए होगे, तो थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि कहानी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों और मेरी छोटी बहनों। आई होप यूर ऑल डोंट माइंड दिस थिंग। जिसके बाद सीन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें एक अलग दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो अपनी हीरोइन के घर पर आया होता है। वो उसे वहाँ पर वार्मली वेलकम करती है और कहने लगती है, फिक्र मत करो, तुम आ सकते हो। हमें बताया जाता है हमारा हीरो का घर यहाँ पर उसी लाइन में मौजूद है जहाँ पर हमारे हीरोइन का घर होता है। मतलब ये दोनों पास पास मौजूद हैं क्योंकि ये दोनों यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स के अंदर रहते हैं, इसलिए इन दोनों का घर भी कुछ हद तक सेम ही है। हमें हमारी हीरोइन यूयू को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगती है, तुम यहाँ पर रुको, मैं अपने डैड के रूम से कुछ मटेरियल्स को लेकर आती हूँ। वहीं पर हमारा हीरो हमारे हीरोइन के घर को चेक कर रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है और सोच रहा होता है, इसके घर को तो देखो, इसने यहाँ पर हर चीज़ को कितना अच्छे से सजा के रखा हुआ है। नाउ बैक टू द पॉइंट। अचानक से उसका ध्यान किसी चीज़ पर जाता है, लेकिन लगता है ओह, अचानक से वो टेबल पर रखी हुई एक बुक को देखता है और उसको जोर जोर से पढ़ने लगता है। डेस्टिनी स्पेस, ये मांगा ब्रदर और सिस्टर के बीच में मौजूद अनकंडीशनल लव के बारे में है। आखिरकार तुम यहाँ पर इन सब चीज़ों को क्यों पढ़ रही हो यूयू? वहीं पर पीछे जब हमारी हीरोइन यूयू हमारे हीरो को पढ़ते हुए सुनती है तो वो डर जाती है, पर हमारा हीरो तो अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ रहा होता है। अचानक से हमारी हीरोइन यूयू हमारे हीरो के हाथ से वो बुक को छीन लेती है और बहाना मारते हुए कहने लगती है, मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर उस डेस्क के ऊपर छोड़ दिया था, मैं उसे नहीं पढ़ रही थी। वहीं पर हमारा हीरो तो अभी भी मज़े ले रहा होता है, जबकि यूयू तो वहाँ पे पीछे शर्मा रही होती है। पर हमारी हीरोइन को वहाँ पर बैठने के लिए कह देती है और कहती है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो और मेरे सामान को बिल्कुल भी मत छूना। हमारा हीरो भी वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारा हीरो कहने लगता है, इस लड़की को वाकई में किसी का डर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये अभी भी वैसी ही है जैसे पहले ही हुआ करती थी। राइट, इसे यहाँ पर अभी भी म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये अभी भी एक बच्चे की तरह ही है, इसीलिए शायद यहाँ पर इसने अपने सारी पुरानी चीज़ों को इतने अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। शायद वो यहाँ पर अभी भी इन सब चीज़ों को अपने आप से दूर नहीं रखना चाहती। वहीं पर बैठे हमारा हीरो एक गिटार को देख रहा होता है। इसको देखकर वो सोचने लगता है कि मुझे वो टाइम याद है जब यूयू मुझे सुनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिद किया करती थी, क्योंकि उसे ये शायद काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन मुझे यहाँ पर सिंगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिसके बाद हमारा हीरो वहाँ पर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पास में जाता है और इसको चालू कर देता है, जिसके अंदर से गाने बजने लगते हैं और वो उन सब चीज़ों को याद करने लगता है जो कि वो बचपन में यूयू के साथ में किया करता था। उसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आने लगती हैं, जब वो यहाँ पर अपने चाइल्डहुड में साथ में एंजॉय किया करते थे, या फिर कहें तो हॉरर स्टोरीज सुनाया करते थे जिससे कि यूयू काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी, या फिर सिंगिंग भी किया करते थे जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। मुझे अभी भी याद है कि यूयू तुम्हें यहाँ पर म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ करता था। जिसके बाद मैं यहाँ पर अपनी आंख में चलते हुए बोलने लगता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, आखिरकार यूयू अभी तक आई क्यों नहीं? अचानक से हमारे हीरो की हीरोइन वहाँ पर हमारे हीरो के पास में आती है और बोलती है, ऑब्वियसली तुमने यहाँ पर अभी तक उन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं किया होगा ना? जिसके बाद वो उस इंस्ट्रूमेंट को हमारे हीरो को दे देती है जो कि वो अपने फादर के पास में ढूंढने के लिए गई थी, और कहती है, मैंने उसे ढूंढ लिया जो तुम यहाँ पर मांग रहे थे, इसके अंदर वो चीज़ है जो कि तुम यहाँ पर चाहते थे। जिसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस वीआर हेडसेट को पहन लेता है और वो वीआर हेडसेट वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। हमारा हीरो वहाँ पर अपने आप को एक जगह पर बैठा हुआ महसूस कर पा रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और जब ऊपर देखता है तो वो वहाँ पर कई आंखों को देखता है जो कि लिटरली उसके सामने मौजूद होती हैं, जिसको देखकर हमारे हीरो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है। उसे वहाँ पर पॉपअप में दिखाया जाता है, चलो शुरू करो, यहाँ पर अबेस मौजूद है। हमारा हीरो कहने लगता है, ये वर्चुअल रियलिटी तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा रियल लगती है। एंड वहां पर पॉपअप ओपन हो जाता है, जिसे देखकर हमारा हीरो बताने लगता है, ये जो ईबीस है ये एक अननोन वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, जहां पर कई सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स और टैब्यूज, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, उनको और कई सारे सोर्स ऑफ डिजास्टर को रखा गया है जो कि यहां पर इस वर्ल्ड के अंदर कई बार तबाही मचा चुके हैं। और ये सब चीज़ें यहाँ पर मॉन्स्टर्स और शेडोज इन स्पेसेस के अंदर बॉर्न होती हैं, मतलब कि पैदा होती हैं, और ये एलियन स्पीशीज जो कि यहाँ पर पैदा होती हैं ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्रूअल होती हैं, जो कि कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा लोगों को और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने और हर तरफ किलिंग मचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। अगर मैं इस एक्जॉटिक स्पेस की बात करूं तो मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ देख सकता हूं, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि अगर मैं इसे ऐसे ही देखता रहा तो मुझे कुछ देर बाद यहाँ पर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें वाकई में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही हैं। और हमारा हीरो कहने लगता है, यार ये वीआर के अंदर सब कुछ अजीब है, और यही देखकर सोचने लगता है। अगर मैं हमारी दुनिया की बात करूं तो हमारी दुनिया और ज़मीन के नीचे मौजूद ये अदर डायमेंशन की दुनिया, जहां पर कई सारी अजीबोगरीब चीज़ें मौजूद हैं, दोनों ही एक साथ मिलकर एक दुनिया बनाती हैं।
इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग नहीं कह सकता, लेकिन जमीन के नीचे मौजूद वो दुनिया जो कि काफी ज्यादा खौफनाक है, पास्ट में जब वहां पर कई सारी दरारें खुल गई थीं, उसी टाइम पर कई तरह की फॉरेन स्पीशीज और शैडोज हमारे इस वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गई थीं। हालांकि कुछ टाइम बाद उन्हें नाइट वॉच डिपार्टमेंट ने काफी आसानी से हैंडल कर लिया था, लेकिन अभी भी बताया जा रहा था कि वहां पर कोई ऐसा भी था जो कि यहां पर इन सब चीजों से बच चुका था, और वो कौन था अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। इसके बाद हमारा हीरो वहां पर फ्लो करता हुआ एक दूसरे जगह पर जाता है और अचानक से अपनी कॉन्शियसनेस को काफी सारी बिल्डिंगों के पास में लेकर जाता है एंड यहां पर उनको देखकर बताने लगता है। लेकिन यहां पर 2 महीने पहले शैडो लेयर यहां पर पूरी तरीके से रीसेट हो चुकी थी, ताकि वो यहां पर बाकी सारी चीजों को रिप्रोड्यूस कर सकें, जिसे हम यहां पर हाल फिलहाल में अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर भी कई सारी अननोन चीजें अपने आप को काफी ज्यादा बढ़ा रही हैं, और हमारे लिए जरूरी है कि हम यहां पर उन्हें अच्छे से रिमूव करें। इस टाइम पर हमारे हीरो का मतलब कई सारी परछाइयों से था, जो कि यहां पर फॉरेन बॉडी थी, क्योंकि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर लगातार एंटर करे जा रही थी। अगर इन परछाइयों की बात की जाए तो इनकी डिफरेंट क्लास होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कॉम्बैट के लिए बिल्कुल नहीं सूटेबल, और ह्यूमन के साथ में कॉम्बैट वो तो ना के बराबर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 4th लेवल के ह्यूमन वॉरियर्स रिकमेंडेड हैं, क्योंकि वही यहाँ पर आ सकते हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी आसानी से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी विजिबल रेंज जो कि शैडो के अंदर देखी जा सकती है, वो 3 to 5 मीटर तक फैल चुकी है, और ये मेरी ट्रेनिंग के इंप्रूव होने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि शैडो लेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन मौजूद है, इसी कारण यहाँ पर ह्यूमंस कई स्ट्रेंथ ATT के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर वो यहाँ पर इस VR का यूज़ करते हुए इस वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा देर एंटर करते हैं तो। अचानक से उसे समझ में आता है और वो कहने लगता है कि क्या यहाँ पर शेड लेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे फिर भी कुछ अजीब फील नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर अभी भी काफ़ी नॉर्मल सा फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ अजीब हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, और वो मेरे यहाँ पर आने के कारण हो सकता है। अचानक से हमारे हीरो के पीछे एक बड़ी सी शैडो एंटिटी आ जाती है, जिसको फील करके हमारा हीरो शॉक रह जाता है। वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसका फीलिंग हमारे हीरो को अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब वो महसूस कर चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आखिर क्या होगा हमारे हीरो के साथ में यहाँ पर, जब वो यहाँ पर उस बड़ी सी एंटिटी के साथ में सामना करेगा? क्या वो यहाँ पर मर जाएगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएगा, या फिर उसे यहाँ पर घेर लिया जाएगा? जानने के लिए बने रहिए। इसका अगला एपिसोड 1 सप्ताह बाद आएगा, तो प्लीज़ वेट करिए ताकि मैं इसके ऊपर काम कर सकूँ। और अगर इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही वीडियोज़ लेके आऊँगा। इसी के साथ नमस्कार, आदाब, आगे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं चलता हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और हंसते मुस्कुराते रहिए। टाटा। तो गाइज वेलकम बैक इन सोलो लेवलिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जहां पर हमारा हीरो उस वर्चुअल डिमेंशन में उस एबिस में खड़ा होता है, वहीं पर एक खतरनाक सी एंटिटी अचानक पीछे आ जाती है एंड उसके ऊपर काफी हैवी अटैक करने वाली होती है, जिसको फील करके हमारा हीरो घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब जो होने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जैसे किसी अदृश्य खतरे का एहसास हमारे हीरो को होने लगा था, ठीक वैसा ही जैसा पिछले एपिसोड के अंत में हुआ था। वही डरावनी खतरनाक एंटिटी बिल्कुल उसके पीछे आ पहुंची थी। हीरो कुछ समझ पाता उससे पहले वो एंटिटी लगभग उसकी पूरी ऊर्जा को निगल चुकी थी। पर तभी आसमान से एक जबरदस्त, तेज और विशाल लाइट बीम नीचे गिरती है। उस लाइट का इंपैक्ट इतना भयानक था कि वो एंटिटी तात्कालिक रूप से नष्ट हो जाती है। लेकिन उस टक्कर की ताकत सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, आसपास की पूरी जगह पर हलचल फैल गई। गिरती दीवारें, कांपती जमीन, हवा में उड़ती रेत, हर चीज उस एनर्जी ब्लास्ट से कांप रही थी। दूर दूर भटक रही कहीं और एंटिटीज भी उस चमक के प्रेशर और एनर्जी से आकर्षित होने लगी, जैसे किसी चीज ने उन्हें उस स्थान की तरफ खींच लिया हो। हमारा हीरो, जो इस धमाके के बेहद करीब खड़ा था, अपने पूरे जोर से उस इंपैक्ट को झेलते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हवा उसे पीछे धकेल रही थी, रोशनी उसकी आंखों को चीर रही थी, लेकिन फिर उसी अराजकता के बीच उसकी नजर एक चीज पर जाकर टिक जाती है। वो देखकर दंग रह जाता है। उसके ठीक सामने रोशनी के बीच खड़ा था एक इंसानी शरीर वाला, लेकिन असली इंसान न दिखने वाला प्राणी, एक पूरी तरह ह्यूमन फॉर्म एलियन एंटिटी। हीरो उसके बेहद करीब जाते हुए सोच में पड़ जाता है। जब भी हम किसी उन्नत एलियन स्पीशीज से मुकाबला करते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होता। उनकी पूरी फोर्स को रोकने के लिए हमारे पास भी उनकी जितनी ही ताकत होनी चाहिए। हीरो उसे हल्के से छूता है और हैरानी से हंस पड़ता है। कमाल है, न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्कि काफी ज्यादा हैंडसम भी। अगर मैं अपना मार्शल आर्ट एग्जाम पूरी तरह पास कर लूं तो शायद भविष्य में मेरे पास भी ऐसी की बॉडी हो। पर बात वहीं खत्म नहीं होती। हीरो आगे कहता है, यह आदमी वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये सिर्फ मानव जैसा दिखता है। असल में ये एक प्राइमरी एलियन है जिसके पास मानव जैसा शरीर है। अगर इसकी ऊर्जा इस प्रदूषित माहौल में करप्ट हो गई तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। तभी हीरो के सामने खड़ी वो इकाई धीरे धीरे टूटने लगती है। उसका शरीर अलग अलग टुकड़ों में बिखरता है और फिर मानो इस जगह का जहरीला माहौल उसके अंदर घुसकर उसके असली रूप को जगाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो एंटिटी अपनी शैडो फॉर्म में बदलने लगती है। फिर अचानक वो एक विशाल दैत्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
उसके पंजे बहुत ज्यादा बड़े, बेहद नुकीले, उसकी ऊंचाई इतनी विशाल कि हमारा हीरो उसके सामने एक चींटी जैसा छोटा दिखाई देने लगता है। ये दृश्य देखकर हीरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो घबराहट में चिल्ला उठता है। और अपने वीआर से पूरी ताकत निकालते हुए हीरो अचानक डायरेक्ट वर्चुअल रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लंबे समय तक स्क्रीन को घूरते हुए वो उस जगह पर हुई भयानक घटना को याद कर रहा होता है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल धड़क रहा है, पर चेहरा शांत दिखाने की पूरी कोशिश में। उसी समय पीछे से हमारी हीरोइन यूयू चिंतित आवाज में पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हीरो अचानक संभलकर हड़बड़ा सा बोलता है, नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ जो डेटा है वो शायद मेरी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ये HAL सिस्टम अभी फ़िलहाल के लिए अपडेट रेडी नहीं है। दिखावे में गंभीर बात करते हुए हीरो अचानक मुस्कुरा देता है और यूयू को उंगली से बुलाता है। अच्छा छोड़ो ये सब, इधर आओ ना, मेरे बैक पर मसाज कर दो। यूयू चौंकती है, रिपीट करो, तुमने अभी क्या कहा? हीरो तुरंत बहाने बनाने की कोशिश करता है, पर फिर चालाकी से आंख मारते हुए बोल देता है, 3 विकल्प, अल्ट्रा HD ओरिजिनल ड्राइंग, सुपर स्टाइलिश 4K कंटेंट या फिर बैक मसाज, तुम्हें तय करना है। यूयू उसे गुस्से से घूरती है, लेकिन अगले ही पल अचानक राजी हो जाती है। ठीक है, मंजूर है। हीरो की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। यूयू उसके पीछे बैठकर धीमे हाथों से बैक मसाज देना शुरू कर देती है। हीरो आराम में आंखें बंद कर लेता है, मानो स्वर्ग उतर आया हो। इसी दौरान यूयू धीमी जिज्ञासु आवाज में पूछती है, तुम्हारी मसल्स इतनी हार्ड कैसे हैं? हीरो गर्व से बोलता है, क्योंकि मैं लगातार हार्ड वर्कआउट कर रहा हूं, इसलिए मेरी गर्दन और बाजू काफी मस्कुलर हो चुकी हैं। यूयू आगे पूछती है, और एब्स, क्या वो भी बनाए हैं या नहीं? हीरो शरारत सी स्माइल के साथ बोलता है, क्या तुम उन्हें टच करना चाहती हो? उससे पहले यूयू कुछ बोले, हीरो अपनी शर्ट उठाकर अपनी 6 पैक एब्स दिखा देता है। यूयू का चेहरा लाल हो जाता है, पर वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर एब्स को टच करने लगती है और हीरो उस पल का पूरी तरह मजा ले रहा होता है। पर ठीक उसी पल दरवाजा तेज आवाज से खुलता है। अंदर आते हैं यूयू के पिता। जो दृश्य वो देख लेते हैं वो बिल्कुल गलत समझ में जाने वाला था। उनकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और सख्ती तीनों एक साथ दिखाई देती हैं। हीरो तुरंत हड़बड़ाकर समझाने लगता है, अंकल प्लीज, ये वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। सीन कट होता है। अब तीनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। टेबल पर एक सन्नाटा, भारी खामोशी, हवा भी रुक सी गई हो। हीरो के हाथ पसीने से भीग रहे हैं। दिमाग में एक ही सवाल, अब बचूं कैसे? यूयू के पिता लगातार हीरो को घूर रहे हैं, मानो नजर से ही हड्डियां तोड़ देंगे। हीरो डर के मारे बोलने ही वाला होता है कि यूयू अचानक कह देती है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब गलतफहमी है। यूयू के पिता गुस्से में दहाड़ते हैं, गलतफहमी? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो भी गलतफहमी था? अब यूयू भी तनाव में है, हाथ कांप रहे हैं, होंठ सूख चुके हैं। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि डैड को बताओ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहीं पर हीरो अचानक वहां पर चिल्लाता है, ठीक है रुको, मैं बोलूंगा। हीरो पिता की तरफ देखकर बोलता है, अब अगर आप सच में मानते हैं कि गलती मेरी है तो मैं खुद को सजा देने के लिए तैयार हूं। वो टेबल पर रखे जूस के विशाल बाउल को पकड़ लेता है, जैसे वो कोई खतरनाक डेयर हो, और बोलता है, मैं पूरा पीकर साबित कर दूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद चाहें तो जो सजा देना चाहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यूयू और उसके पिता दोनों बिल्कुल दंग रह जाते हैं। ये लड़का कर क्या रहा है? डर भी नहीं, शर्म भी नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस। सीन यहीं पर क्लिफ हैंगर पर कट हो जाता है। टेबल पर छाई खामोशी के बीच यूयू के पिता धीरे से उठते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो देखकर हीरो की रीढ़ में ठंडक उतर जाए। वो धीमे लेकिन बेहद खतरनाक लहजे में बोलते हैं, क्यों नहीं गुड बॉय, तुम्हारे अंदर वाकई बहुत हिम्मत है, या फिर तुम सिर्फ मेरे सामने बहादुर बनने का दिखावा कर रहे हो? यूयू के पिता टेबल पर मुट्ठी रखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम सच में इतने बहादुर हो तो मुझे बताओ मेरी चाकू कहाँ है? कमरा एक पल में ठंडा पड़ जाता है। यूयू के पिता अब दहाड़ते हैं, आज मैं इस लड़के को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। इसी के साथ सीन अचानक कॉमिक चेज मोड में शिफ्ट हो जाता है। हमारा हीरो सामने से कटते हुए स्क्रीन पर दिखाई देता है, चेहरे पर घबराहट प्लस जोरदार भागते हुए, और पीछे से यूयू के गुस्से में फटते पिता, हाथ में किचन की चाकू खोजते और उस पर चिल्लाते हुए। पैरों की आवाज, किरच की आवाज, एक कॉमेडिक बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगता है। यूयू पीछे पीछे दौड़ती है और जोर से चिल्ला रही है, डैड रुक जाइए, शांति शांति, पहले समझिए। हीरो चिल्लाते हुए भाग रहा है, अंकल मैं बस मजाक कर रहा था, गलतफहमी है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरा कसूर बस इतना है कि मैं बहुत हैंडसम हूं। कहते ही खुद रुककर सोचता है कि बेवकूफी बोल दी, और फिर और तेज भाग पड़ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो के चाइल्डहुड में, जहां पर हमारे हीरो को दिखाया जा रहा है। वह खुद अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है और कहता है,
जब से मैं छोटा था तब से ही मैं काफ़ी बदमाश हुआ करता था। उस टाइम मैंने यूयू को फर्स्ट टाइम देखा था। एक पढ़ाकू लड़की, बहुत समझदार, हमेशा रूल्स फॉलो करने वाली। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह हमेशा मेरे साथ रहती थी और शायद उसे ये पसंद भी था। मैं आपको सब कुछ दिखा नहीं सकता, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम दोनों के बीच होती थी। इन सब के बाद भी वो हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करती थी, क्योंकि मैंने एक बार उसकी बड़ी मदद की थी। अब यहाँ से पास्ट का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। चाइल्डहुड में यूयू को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तब हमारा हीरो आता है और उन बदमाश लड़कों से यूयू को बचाता है। उन लड़कों ने हीरो को अच्छा खासा पीट कर वापस भेज दिया, लेकिन क्योंकि हीरो ने उस समय यूयू की मदद की थी, वह उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। इसी कारण हीरो ने मोहल्ले के सभी बच्चों से दुश्मनी ले ली, एक एक करके सबको बुरी तरह से पीट दिया। बदले में यूयू उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी, इतनी अच्छी कि जब हीरो अनाथ बनकर सड़कों पर भीख मांगने का प्रैंक करता था, तब भी यूयू उसका साथ देती थी। हालांकि वो प्रैंक काफी सिली होते थे, लेकिन यूयू फिर भी उसके साथ रहती थी। इसी वजह से हीरो ने बचपन में यूयू के फादर से भी कई बार पिटाई खाई, लेकिन बदले में यूयू को कभी कुछ नहीं कहा गया। उसको हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट ही मिला। हीरो नरेशन में थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलता है, देखा ना, हम लड़कों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इसी वक्त फ्लैशबैक सीन में पीछे से एक अंकल हीरो को पीट रहे होते हैं और उसकी एक्स्ट्रा एक्टिंग को पकड़ लेते हैं। फिर सीन वापस करंट टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाता है, इंटेंस एटमॉस्फेयर में, जहां पर हमारा हीरो हीरोइन दोनों उसके फादर के सामने खड़े होते हैं। एंड वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है कि सिर्फ इसी कारण अंकल यून अपनी डॉटर को मेरे साथ में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं और मेरे ऊपर खास तौर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नज़र रखते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए काफ़ी बड़ी फिक्र हूँ। जिसके बाद सीन को शिफ्ट करते हमें अंकल जी को दिखाया जाता है, जो कि सिगरेट पीने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, और अचानक से अपनी सिगरेट को जलाने लगता है। अचानक से यूयू एक्टिव हो जाती है, अपने फादर के पास में झटक से पहुंच जाती है और उनके मुंह से सिगरेट को छीन लेती है। फादर यहाँ पर अपनी राइटर को जलाते ही रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी बेटी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। आखिरकार कौन बाबा अपनी बेटी को यहाँ पर ऐसे इंटेंस माहौल में चिल्लाने की हिम्मत कर सकता है। जिसके बाद वो काफ़ी खतरनाक लुक देते हुए हमारे हीरो को कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुम्हें अभी आपको पकड़ लिया, लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो मेरे से कोई हरकत करी तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। वहीं पर हमारा हीरो शांत होते हुए बोलने लगता है, अंकल यू, मैं यहाँ पर कुछ रिपोर्ट तैयार कर रहा था। इसके लिए मुझे यहाँ पर अलायंस ऑफ सुपरनैचुरल पीपल्स की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना था, बस इतना ही। हमारे हीरो की इस बात को सुनकर अंकल यू हैरान रह जाते हैं, अजीब सा मुंह बनाते हुए कहने लगते हैं कि क्या सच में। वहीं पर हमारी हीरोइन यूयू को दिखाया जाता है, जो कि हमारे हीरो को जबान चढ़ा रही होती हैं और कह रही होती हैं, देखो मैं तो बच गई। फाइनली हमारे अंकल यू यहाँ पर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। लेकिन फिर भी सीरियस होते हुए बोलने लगते हैं, मेरी बात समझो, तुम्हें पता है ना कि हमारी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती होती। वो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बड़े या फिर इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जानने की कोशिश करें, जो कि बाद में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। हमारा हीरो बोलने लगता है, हाँ अंकल यू, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इन सब चीज़ों के लिए इतना सीरियस और पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा सा जानना चाहता था। वहीं पर अंकल यू कहने लगते हैं कि जानना चाहते हो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि ह्यूमन सोल्स जब एबिस के अंदर जाकर पूरी तरह से करप्ट हो जाती हैं तो बस वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिविएशन बनकर रह जाती हैं। और अगर ऐसा होता कि तुम उस एबिस के अंदर अपने आप को डिसअपेयर करवा लेते थे, तुम जानते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। यहाँ पर सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पर सही हो, इसलिए हर चीज़ को जानना ज़रूरी नहीं होता। इंटेंस लुक में बोल रहे होते हैं। हमारा हीरो भी उनकी बात को काफ़ी गंभीरता से सुन रहा होता है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखा था। अंकल जी को बोलने लगते हैं, किसी के पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा विल पावर नहीं मौजूद होती कि वो यहाँ पर इस तरीके के प्रेशर को सहन कर सके। जो भी यहाँ पर उस एबिस के अंदर अपने आप को एंटर करवाता है और वो अपने आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, या फिर उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती कि वो अपने आप को पूरी तरह से खत्म करवा देते हैं, तो वो यहाँ पर मारे जाते हैं। और अगर मैं सुपर पावर की बात करूं तो ये पाथ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसके अंदर अपने आप को बचाने के साथ अपने आप को साबित करना भी पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाला काम है और वो हर कोई नहीं कर सकता। एक ज़रा सी चूक इंसान को पूरी तरीके से मास्टर में तब्दील कर सकती है। हमारा हीरो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। वहीं पर अंकल यू बोलने लगते हैं, अगर यहाँ पर इंसानों को कितना पैसा था ट्रेन क्यों ना किया जाए, भले वो यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो कभी ना कभी यहाँ पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से लूज कर देते हैं, जिसके कारण उनके सुपर पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। हर साल कई सारे लोग मारे जाते हैं। इनके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और मैं उनके लिए सॉरी फील भी करता हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि तुम इस बारे में सोचो। क्या तुम समझ गए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या कहा? हमारा हीरो कहने लगता है, मैं जानता हूँ आपका शुक्रिया अंकल यू, लेकिन इस साल इस मिलिट्री कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के अंदर मैं अपने आप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा। मैं उसमें पार्ट लेने वाला हूं और इसके बाद आप समझेंगे कि मैं बाकी सब लोगों से कितना ज़्यादा अच्छे हूं
और अगर यहाँ पर पूरा वर्ल्ड कोलैप्स क्यों ना कर दे मेरे आसपास का, मैं यहाँ पर आपके लिए एक रिलायबल पर्सन जरूर बनकर रहूंगा और आप इन सब चीज़ों को मेरे सामने देखेंगे अंकल यू। इसके बाद अंकल यू भी एक्साइट हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? अचानक से उनको एक फ़ोन आता है जिससे कि उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। फ़ोन में बताया जा रहा होता है, कमांडर यू, हमें एक खास मिशन दिया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर जल्दी आना होगा। हमारा हीरो भी इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, जिसके बाद हमारी हीरोइन के फादर चिल्लाते हैं, फाइन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब पीछे मुड़ते हुए हमारे हीरो से बोलने लगते हैं, मुझे यहाँ पर एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाना होगा, इसलिए तुम एक जेंटलमैन की तरह पेश आना। अगर तुम यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गए? हमारा हीरो बोलने लगता है, डोंट वरी अंकल यू, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत हो, मैं यहाँ पर यूयू को संभाल सकता हूँ। वहीं पर हमें पीछे हमारी हीरोइन यूयू को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है। उसके मुंह से तो पानी भी बाहर आ जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं, एक दूसरे के गाल खींच रहे थे। वाकई ये अभी भी बच्चे हैं। यूयू बोलने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? अगेन हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे थे जो कि गलत था। ऐसे ही कहते हुए एक दूसरे के गाल खींच रहे होते हैं, लेकिन यूयू अभी भी गुस्से में बोल रही होती है, क्या तुम्हारा मतलब वो था? जिसके बाद सीन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। हमारा हीरो वहाँ से बाहर निकल चुका था और वो यहाँ पर बाहर खरीदारी करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। कई सारे बच्चे और कई सारे बड़े मार्केट के अंदर घूम रहे थे। वहीं पर हमें एक पोस्टर के अंदर सनसेट वॉच गार्ड्स के बारे में बताया जाता है, जिन्हें हमारा हीरो भी देख रहा होता है। इसके बाद वो मार्केट के अंदर एंटर कर जाता है और कहने लगता है, मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहता था, लेकिन मैंने बस यहाँ पर बेसिक नॉलेज को ही पाया है। अगर मैं यहाँ पर अंकल यू के बारे में सोचूं तो उनका नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब है। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दी है उसके अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पर छुपाया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि शायद मैं इन सब चीज़ों के अंदर फ्यूचर में बिल्कुल भी ना इन्वॉल्व हो जाऊँ, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फाइंड आउट कर लूँगा। वो यहाँ पर एक के बाद एक सामान को अपने पास में रखने लगता है। अचानक से उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। इसके बाद उसका ध्यान अपने फ़ोन के ऊपर जाता है। वो अपने फ़ोन को निकाल कर देखता है जहाँ पर हमारी हीरोइन यूयू का फ़ोन था, जो कि यहाँ पर हमारे हीरो को कह रही थी कि मेरे लिए एक बॉक्स एग खरीद लेना और एक बॉक्स मिल्क भी। और इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि और क्या बोला होगा। हमारा हीरो हंसने लगता है, मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। वही वो यहाँ पर स्टैंड्स के अंदर पैड्स को ढूंढ रहा होता है और कहने लगता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पैड्स खरीदूं तो बस मुझे बोल दो कि तुम्हें किस तरह का चाहिए, इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत करो यार। अचानक से उसके मन में कोई फितूरी सा ख्याल आता है। वो मन में हंसने लगता है और ऐसे ही कहते हैं सुपरमार्केट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब वो वहां से बाहर की तरफ जाता है तो कहने लगता है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ मेरी ही परछाई लगातार ट्रेनिंग कर रही है, अकेली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी है। मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो अनुभव जो मुझे आगे बढ़ा सके। ये कहकर वो अचानक एक जगह रुक जाता है और धीरे से बोलता है, अगर मैं एक अलग नज़रिए से सोचूं तो एलियन रेस के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इस साल मार्शल आर्ट्स परीक्षा भी होने वाली है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनरोल किया जाएगा, यही समय है। ठीक उसी समय उसका ध्यान अचानक बदलते माहौल की तरफ जाता है। वो ऊपर आसमान की ओर देखता है, जहां चांद दिखाई दे रहा होता है और चारों ओर का माहौल एकदम इंटेंस और मिस्टीरियस हो जाता है। हमारा हीरो महसूस करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये चांद और ये सन्नाटा बता रहा है कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत बुरा होने वाला है, जो इस दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देगा। कुछ सेकंड बाद वो अपनी कल्पना से बाहर आता है और हल्के से हंसकर कहता है, चलो ठीक है, जो भी हो, इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। लड़ना ही है तो सामना करते हैं एलियन रेस का, ताकि मैं खुद को और भी ज्यादा इवॉल्व कर सकूं। ये बोलते बोलते वो खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगता है। फिर वो इधर उधर देखता है, एक पुराने खोपचे अबैंडन्ड कॉर्नर की तरफ बढ़ता है और वहीं से अपना सामान उठाकर खड़ा होता है। इसके बाद वो आंखें बंद करता है और धीरे धीरे डार्क वर्ल्ड की ओर खुद को टेलीपोर्ट करने लगता है। जमीन हिलने लगती है, उसका शरीर नीचे की ओर धंसने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। उसी जगह पर जब वो पहुंचता है, वो देखता है कि उसके सामने किसी की हेल्थ बार दिख रही होती है, पर वहां कोई भी नहीं होता। शायद क्योंकि वहां पर कोई उसके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गंभीर खतरे में था। डार्क वर्ल्ड में एंट्री होते ही एक जोरदार ईको सुनाई देती है। हमारा हीरो चौंक जाता है और कहता है, आखिर यहां हो क्या रहा है? उसकी नजर सीधे सामने पर टिक जाती है, क्योंकि लगता है अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। जिसके बाद वो वहां पर आगे बढ़ता है और करीब जाने की कोशिश करता है। उससे वहां पर एक बंदा दिखता है जो कि वहां पर काफी ज्यादा घायल होता है। उसका हेल्थ बार लगभग 14% तक गिर चुका था और ठीक इसी समय वो बंदा वहां पर अपनी टूटी हुई टांग को लेकर हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसका चेहरा, उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। चेहरे पर कई सारी दरारें दिखने लगी थी, जैसे कि उसकी इनर सोल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हो। हमारा हीरो उसको देखकर घबरा जाता है, थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा लगातार हमारे हीरो के करीब आने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि तुम तो वही बंदे हो जो कि मेरे सेम बिल्डिंग के अंदर मेरे सामने रहते हो। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसा ही कहते हो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। अचानक से वो बंदा वहां पर नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर हमारा हीरो थोड़ा सा शॉक होता है कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो सबको देखने लगता है।
हमारे हीरो को अभी भी उसकी हेल्थ एसपी 14% ही दिखाई दे रही होती है। अचानक से उसे बंदे के पीछे वही काली परछाई जो कि हमें पिछले एपिसोड के अंदर दिखाई दी गई थी, वो उसे बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए काफ़ी करीब पहुंचने लगती है, जिसकी हेल्थ पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी। हमारा हीरो उस एंटिटी को जब उन दोनों बच्चों के करीब आते हुए देखता है तो वो और टेंशन में आ जाता है। वो एंटिटी तो लगातार उन बच्चों की तरफ लगातार आगे बढ़ रही थी। इसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर सोचने लगता है कि तो ये कारण है कि यहाँ पर इतना सब कुछ हो चुका है, इसी कारण ये बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा जख्मी हुआ है, क्योंकि वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। और यही सोचते वो उस एंटिटी के ऊपर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सीन को शिफ्ट करते हुए हमें बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है, जहां पर वो लड़का एक नाइट वॉच डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा होता है, जो कि सड़कों पर नाइट वॉच गार्ड का काम कर रहा था और कहने लगता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, इस टाइम पर नाइट वॉच का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मैं तो सोचा था कि ये नाइट वॉच डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसकी रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन मैं हर दिन ये देख पा रहा हूँ कि मेरा काम दिनों दिन और भी ज़्यादा धीमा और काफ़ी ज़्यादा बोरियत वाला हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे कॉम्प्रीहेंसिव मिलिट्री एग्जामिनेशन टेस्ट के अंदर अपने आप को एंटर करवाना चाहिए। हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा बोर होगा। अचानक से उस बंदे को वहाँ पर अपने सामने कोई परछाई दिखती है, जिसको देखकर तो वो 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। अचानक से उसे परछाई के अंदर 2 बच्चे जो कि वहाँ पर मौजूद थे अंदर जाते दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये दोनों यहाँ पर कोई एलियन रेसेस से हैं या फिर लोग अपने आप ही डार्क साइड के अंदर अपने आप जाना चालू कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलियन रेसेस कभी भी डार्क साइड से किसी भी इंसान को अपने पास नहीं खींच सकती। अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी ऐसी कोई सिचुएशन मौजूद नहीं है जिसमें कोई डायरेक्टली डार्क वर्ल्ड डायमेंशन के अंदर एंटर कर सकता है। आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है, वो ऐसा सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय वो दोनों बच्चे उस डायमेंशन के अंदर लगातार खींचते जा रहे थे और उसे बंदे से हेल्प मांग रहे थे। इनको देखते हुए वो नाइट वॉच गार्ड उनको बचाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है और दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो उन दोनों को वहां पर रोक सके। लेकिन क्या होता है, गेस व्हाट, वो भी यहाँ पर उसे डायमेंशन के अंदर पूरा खींचा चला जाता है। जब वो इस डायमेंशन के अंदर एंटर करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये चीज़ अब ज़्यादा देर तक नहीं चलती। अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है जो कि रियल वर्ल्ड की लगभग सिमिलर थी। वो दोनों बच्चे भी वहाँ पर दूसरे डायमेंशन में पहुँच चुके थे, जहाँ पर वो दोनों रोने भी लगते हैं। तब वो बंदा भी उस जगह पर पहुँच जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, और कहने लगता है कि इसका फोर्स तो काफ़ी ज़्यादा था, ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। मैं बस यहाँ पर एक सिविलियन हूँ, तो मैंने अभी तक यहाँ पर कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं खरीदा है और न ही मेरे पास कोई वेपन है। यहाँ पर आना तो कुछ ऐसा हो चुका है जैसे कि मैं अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ चुका हूँ। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है, अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक करता है। हर तरफ रेड कलर की लाइट एनर्जी फैल जाती है। वो बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उन दोनों बच्चों के सामने खड़ा हो जाता है ताकि उन्हें बचा सके। इसके बाद वो बंदा उस एंटिटी के उस अटैक को डिप्लेक्ट कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है जो कि उसकी तरफ आया हुआ था। इसके बाद वहां से आगे बढ़ता है और देखता है कि यहाँ पर आखिरकार ये अटैक किसने किया था। हमें पीछे 2 बच्चों को दिखाई देता है जो कि उस कटी हुई बाजू की तरफ देख रहे थे। वहीं पर वो लड़का उस क्रैक को देखने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसे अपने सामने वही पोर्टल दिख रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से बिखर चुका था। वो बंदा वहां पर खड़ा सोचता है कि यहाँ पर कई सारी एलियन रेसेस हर जगह पर मौजूद है और वो काफी ज्यादा केपेबल है कि वो किसी भी टाइम पर हमारे ऊपर अटैक लॉन्च कर सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ सोचूं तो मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है एक एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम करते हुए, इसीलिए अब मैं अपनी सारी की सारी ट्रेनिंग और सिंपल फाइटिंग टेक्निक्स को भी पूरी तरह से भूल चुका हूं। मैंने तो सोचा था कि मैं मिलिट्री एग्जामिनेशन के पहले अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू करूंगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर इसका मौका ही नहीं मिला। इसके बाद उसका ध्यान उन दोनों बच्चों की तरफ पड़ता है जो कि पीछे बिलख बिलख कर रो रहे होते हैं और आवाज आती है, मम्मी हमें यहाँ से ले जाओ। जिनको देखकर वो बंदा बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला होता तो भी ठीक था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 बच्चे और मौजूद हैं जिनके पास में बिल्कुल भी फाइटिंग पावर मौजूद नहीं है। हमें उन दोनों बच्चों के ऊपर गौर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर पीछे मौजूद लड़का तो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। उसकी हालत लड़की से भी ज्यादा खराब होती है। वहीं पर वो लड़की बोलने लगती है, हमें घर जाना है मम्मा। ये देखकर वो बंदा बोलने लगता है, मुझे यहाँ पर डिस्ट्रेस सिग्नल को लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके लिए यहाँ पर वेट भी करना पड़ेगा ताकि हमें कोई रेस्क्यू करने के लिए आ सके, और फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो अपनी वॉच का यूज करते हुए उसे डिस्ट्रेस सिग्नल को लॉन्च कर देता है और वो उन दोनों बच्चों के पास जाकर उन्हें कहने लगता है, तुम दोनों प्लीज यहाँ पर होना बंद करो, इस डिवाइस को अपने पास में रखो, ये तुम्हें इस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद पोल्यूशन को टेम्परेरी रिड्यूस करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और ऐसे ही कहते वो उसे डिवाइस को उन दोनों बच्चे को दे देता है। और यही नहीं, मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसकी बात वो बंदा बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इस डिवाइस को इन बच्चों के हाथ में दे दूं, क्योंकि इन दोनों को इस डिवाइस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी क्या पता इन दोनों की किस्मत यहाँ पर इन दोनों को इस जगह से बाहर ले जा सके। इसके बाद ही मैं इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ सकता हूँ। जिसकी बात को सुनकर वो लड़का बोलने लगता है, रियली बिग ब्रदर, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं? वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है कि वेल, तुम लोग बस यहाँ पर छुपे रहो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइम पर प्रॉब्लम आ सकती है, जब तक कि यहाँ पर हम सब लोगों को कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं आता। वो बंदा जब ये सब बोल ही रहा होता है, उसके पीछे एक शैडो एंटिटी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो काफी रफ्तार से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है।
और ये एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन यहाँ पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है, हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने बैकग्राउंड स्टोरी को बता रहा होता है। दोस्त फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। तो चलो कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसकी बाद हमें उसे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। वो कहने लगता है कि जब मैं अपने 18 साल की एज के अंदर पहुंचा था, उसी टाइम पर मैंने मिलिट्री स्ट्रेंथ एग्जाम के अंदर अपने आप को इंटर करवाया था, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी की सुपर पावर डिपार्टमेंट के अंदर की जाती थी, जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया ताकि मैं अपने एग्जाम को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। मैंने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर जब अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया ताकि मैं अपने फाउंडेशन को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाइंग कर सकूं, इस होप में कि आगे चलकर मैं एक दिन ज़रूर एक फाइटर बन जाऊंगा। और जब मैं अपने सेकंड ईयर के अंदर आया, मैंने अपने टीचर के गाइडेंस के अंदर आते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया था, जो कि कई सारे अनक्लासिफाइड एलियन विंग थे। वाकई में वो दिन भी क्या दिन है। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिन किसी के पास भी सुपर पावर्स मौजूद होती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके नेचुरल टैलेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती। और मुझे याद है वो दिन जब मैं यहाँ पर यही सब चीज़ करने की ट्राई की थी, और मैं एक टाइम बाद अपनी किस्मत से चुने हुए उस रास्ते को पूरी तरह से भूल चुका था। मैं उस रास्ते पर चलना छोड़ चुका था जिस पर चलने के लिए मैंने अपनी लाइफ में कई सारे एफर्ट्स किए थे, और इसी कारण मैं कभी भी अपनी पास्ट की लिमिटेशंस को कभी भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन अब वो बात कहीं ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन फिर भी मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से स्विच कर चुका हूं, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज में अपने आप को ज्वाइन करवा लिया है। ये डिपार्टमेंट कुछ खास तरह के मॉरल्स के ऊपर काम करता है। भले इसके अंदर कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय भी काम क्यों ना करे, वो आसानी से नाइट वॉच गार्ड बन सकता है। जिसके बाद वो अपने हाथ के अंदर पत्तियों को बांधने लगता है ताकि वो फाइटिंग के लिए तैयार हो सके, और अचानक से होने वाले उसे अटैक को भी डोज कर लेता है, जो कि हाल फिलहाल में उस एंटिटी ने उसके ऊपर किया था। अब हमें उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि अपने सिकल को लेते हुए उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। गोविंद कहने लगता है कि इसकी आंखें, इसके 4 लिम्स और इसका सेमी एनिमल फॉर्म, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एडवांस मिडिल क्लास फर्स्ट लेवल का शैडो एंटिटी है। वहीं पर वो शैडो एंटिटी जोर से चिल्लाते हुए उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो बंदा अपने स्टैंड्स को लेते हुए उस एंटिटी पर अटैक करता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वापस से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो बंदा उस अटैक को डोज करता है और घूमकर उस एंटिटी को एक अच्छा सा तगड़ा सा पंच मारता है, जिससे कि उसको भी काफ़ी ज़्यादा लगी होती है। वो एंटिटी काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है, गुस्से में उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाती है, जिससे कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है वो हो कूल, ये तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से नहीं मिली है। अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है और वो एंटिटी उसका फायदा उठाते हुए अपना एक अटैक उसके ऊपर लॉन्च कर देती है, जिससे कि वो लड़का दूर जाकर दीवार से टकराता है एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेता है। उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि अटैक करने के लिए बौखला रही होती है। अभी वो बंदा बोलने लगता है कि डैमेट मैं इसे अवॉइड करना चाहता था, लेकिन अभी जब इसका अटैक मुझे लग चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड तो अब वर्क कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करवा सकता। वो मेरे इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही। अचानक से वो एंटिटी उस बंदे के काफ़ी करीब पहुंचती है, जिससे कि वो बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ अटैक उसको लगते जाते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए वो बंदा वहां से भागने लगता है और कहने लगता है मेरी बॉडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है और मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर हज़ारों सुइयां लगा दी गई हों, वो भी एक साथ। अचानक से वो बंदा वहां पर वापस से पीछे मुड़ जाता है एंड उस एंटिटी की तरफ भागने लगता है और अपने आप को तैयार करते हुए बोलने लगता है मैं इसे और भी ज़्यादा डिले नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफ़ी समय से चल रहा है, मुझे जल्दी से इसे यहाँ पर फिनिश करना होगा। इसके बाद वो अपने पंच को बनाते हुए उस एंटिटी के ऊपर लॉन्च करने लगता है, जिसमें उसने अपनी पावर को यूज़ किया था, और कहता है शैडो पावर ब्लाइंडनेस, जिससे कि उसके पंच से अजीब सी फ्लेयर निकलती है एंड वो एंटिटी उससे डायरेक्टली अफेक्ट होती है। तो क्या होगा इस एंटिटी के साथ में? क्या यहाँ पर ये बंदा अपने आप को लूज कर देगा? क्या वो बच्चे बच पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो एंटिटी अभी भी वहां पर जिंदा होती है एंड वापस से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे बचते हुए वो बंदा वहां पर उसके ऊपर वापस से वही अटैक करता है, जिससे कि वो एंटिटी दूर जाकर गिरती है। इन दोनों की लड़ाई यहाँ पर काफ़ी देर तक चलती है, जिससे कि वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और उसके ऊपर इस डार्क वर्ल्ड का असर होना लगा था। उसके मुंह से निकलने वाली सांस भी अब ब्लैक एनर्जी के अंदर देखने लगी थी। वो बंदा कहने लगता है यहाँ पर मौजूद पॉल्यूशन का मेरे ऊपर असर होना चालू हो चुका है। ये जब भी अपनी पावर का यूज़ करता है तो अपनी पावर को यूज़ करने के लिए यहाँ पर इसी पॉल्यूशन का यूज़ करता है, ताकि वो इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना सके। और वो लोग जो कि यहाँ पर मेरी तरह मौजूद हैं, जिनके पास में इतनी ज़्यादा लो एफिशिएंसी मौजूद है, वो यहाँ पर इस तरीके की सुपर पावर का यूज़ कभी भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी किस्मत की बात है, क्योंकि एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय होते हुए भी मैं यहाँ पर अपनी सुपर पावर का यूज़ काफ़ी अच्छे से काम को करने के लिए कर पा रहा हूँ। लेकिन किसी भी टाइम पर यह पॉल्यूशन मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। वहीं पर हमें उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ अटैक करती है। वो बंदा भी उसके सामने मौजूद होता है और कहने लगता है लेकिन आज मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, और वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए उस एंटिटी के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिससे कि वो लड़का और वो एंटिटी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। एंड वो बंदा जैसे यहाँ पर उसका अटैक लगा था वो दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी दूर जाकर अपने आप को संभाल लेता है और उसके मुंह से यहाँ तक कि खून भी आने लगता है। वो यहाँ पर खांसी रहा था कि वो एंटिटी वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। वो बंदा बोलने लगता है डैमेट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी जल्दी इतनी सारी पावर्स का यूज़ कर सकता है। भले ये यहाँ पर एक मिडिल क्लास की शैडो एंटिटी है, फिर भी ये इसी कोई नॉर्मल सा मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी होल्डर भी काफ़ी आसानी से सामान लेता और उसे काफ़ी आसानी से मार सकता, वो भी अपने सिंगल हैंड से। लेकिन ये मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ क्यों है? ऐसा ही कहते हुए वो खतरनाक सी एंटिटी उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करती है। एंड गाइज, हम इस सिलसिले को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है।
अचानक से वहां पर वो एंटिटी उस बंदे के ऊपर डायरेक्टली अटैक करती हैं। वो बुलेट टाइप अटैक करती हैं जिससे कि उसके कंधे पूरी तरीके से छल्ली हो जाते हैं। वो बंदा भी इन सब चीज़ों को फील कर पाता है क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अचानक हुई थी। जिसके बाद वो एंटिटी एक पावर का ब्लो छोड़ती है जिससे कि वो बंदा दूर जाकर टप्पा खाकर नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मैं इसके साथ में ऐसी फाइट करता रहा तो मुझे यहाँ पर रेस्क्यू करने वाली नाइट पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ऐसा ही कहते हुए वो यहाँ पर अपनी आंखें बंद करने लगता है। उसे अपना फ्लैशबैक दिखने लगता है और वो कहने लगता है, जब मैंने यहाँ पर अपने रिलेटिव्स की डेथ को देखा था जो कि थोड़े बहुत मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे, जब मैं यहाँ पर 15 साल का था तो मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ किया लेकिन मैं किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाया। मैंने काफ़ी ट्राई किया, कभी पढ़ाई की, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी ट्रेनिंग ली, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फाइनली शायद मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मिस्टीरियस शैडो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। इसको देखकर वो अब बंदा अपनी लास्ट होप भी पूरी तरह से खो देता है। अचानक से वो बंदा स्माइल करने लगता है जब मौत उसके इतनी ज़्यादा करीब होती है। वो कहने लगता है कि जिनके पास भी सुपर पावर्स मौजूद होती हैं उनके लिए डेथ एक नॉर्मल स्टेट होती है। ऐसे ही कहते हुए अपने जेब में हाथ डालता है एंड वहाँ से एक पिल को निकालते हुए खा लेता है और कहने लगता है, इससे पहले कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ मुझे यहाँ पर फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद उस बंदे की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, लगभग उस एंटिटी के बराबर। तो वो बंदा दांत पीसते हुए कहने लगता है, यू बास्टर्ड, अब तू आ, अब मैं तुझे देखता हूँ। इसके बाद राउंड 2 शुरू हो जाता है। तो वो बंदा कहने लगता है, चलो ठीक है शुरू करते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे ही वो एंटिटी वापस उस बंदे की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, वो बंदा बिना जरा भी हिचकिचाहट के जोर से चिल्लाता है और उछलकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एंटिटी भी पूरी शक्ति के साथ उसकी ओर अपना अटैक रिलीज करने लगती है। अचानक बंदा हवा में घूमकर एक जोरदार किक एंटिटी के चेहरे पर मारता है। टक्कर इतनी भारी होती है कि दोनों पीछे की ओर फिसलते हुए दूर जाकर रुक जाते हैं। थोड़ा संभलते ही वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों हाथों से लगातार उस एंटिटी पर वार करने लगता है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, आखिर ये मरती क्यों नहीं? वो गड़गड़ाती आवाज में चिल्लाते हुए फिर वार करता है। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी सी और ताकत। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो लड़ता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, बस थोड़ा और, बस थोड़ा। और अचानक उसकी आवाज टूट जाती है। वो वहीं रुक जाता है। अगले ही पल एंटिटी उसकी तरफ फिर से झपटती है और उसके चेहरे पर एक भयंकर पंच मारती है। बंदा दूर जाकर गिर पड़ता है। उसका सिर जमीन से टकराता है। चोट गहरी है, खून बह रहा है। वो दर्द से तड़पते हुए बोलता है, मैं अब कुछ भी नहीं देख पा रहा। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा है। मैं इससे कैसे लड़ूंगा? शायद मैं कभी जीत ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा हूं। शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद मेरी नॉर्मल उबाऊ जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे रोक रहा हो, कोई आवाज उसे पुकार रही हो। अगले ही क्षण हमारा हीरो वहां पर पहुंचता है और कहने लगता है, लिटिल बॉय, तुम यहां पर इस चीज का बिल्कुल भी इंतजार मत करो। अब मैं यहां पर आ चुका हूं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जब बंदा हमारे हीरो को यहाँ पर देखता है तो कहने लगता है कि ये नाइट वॉच गार्ड्स तो नहीं लगता है, ये तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन ये नाइट वॉचमैन की तरह बात क्यों कर रहा है? क्या हुआ अगर ये एक नॉर्मल पर्सन हुआ तो ये तो और भी ज़्यादा इंपॉसिबल हो जाएगा। एक ऑर्डिनरी पीपल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा हीरो उसके पास में पहुंच जाता है और कहने लगता है, तुम पीछे हटो और यहाँ पर कोई कोना पकड़कर रेस्ट कर लो। अब हमारा हीरो यहाँ पर एक्शन मार चुका था। वो कहने लगता है, चलो ठीक है, अब इस एंटिटी का एग्जिट कराने का टाइम आ चुका है। इसे तो यहाँ पर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारा हीरो तो वहाँ पर उसकी तरफ काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बढ़ रहा था। तो बंदा उसको देखकर कहने लगता है, ये तो यूजलेस है। इसके बाद हमारा हीरो काफ़ी शकी बखरते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं पर वो एंटिटी हमारे हीरो को एक पंच देती है जिससे कि वो दूर जाकर फेंका जाता है। हमें उस बंदे की शक्ल करके दिखाया जाता है क्योंकि हमारे हीरो को इस तरह से देखकर हैरान रह जाता है जैसे कि उसके ऊपर बिजलियां गिर चुकी हों। वो कहने लगता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। वहीं पर अब वो एंटिटी उस बंदे के ऊपर अपना सेकंड अटैक करने लगती हैं। वो बंदा बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता। फाइनली यहाँ पर हमारा हीरो की एंट्री होती है जो कि आते से ही उस शैडो एंटिटी को एक रख के थप्पड़ देता है जिससे कि उस एंटिटी को बहुत जोर से लगी होती है। हमारा हीरो गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, लिटिल बॉय, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं तो चलो अब फाइट करते हैं। वो अपने पास में से एक बोतल को निकालता है। वहीं दूसरी तरफ वो उस एंटिटी से लड़ रहा आता है और उसी बोतल से ही उस एंटिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। वो एंटिटी अपने सिकल से इधर उधर अटैक करना शुरू करती है। हमारा हीरो उससे बच रहा होता है। फाइनली वो अपनी बोतल को हाथ में लेता है और उससे एक जोरदार सा अटैक करता है जिससे कि वो एंटिटी को थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अब वो एंटिटी भी अपना अटैक चार्ज करने की कोशिश करती है लेकिन हमारे हीरो तो सामने से वो फिर से बच जाता है। उसके पीछे से निकलता है और बोतल को फोड़ के उस एंटिटी के सीने में घुसा देता है। वो एंटिटी हमारे हीरो को पास में देखते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है लेकिन हमारा हीरो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि उसके हर अटैक के बीच में अपना मुंह निकालकर उसे जुबान चढ़ा रहा होता है और अलग अलग शक्लें बना रहा होता है और कहने लगता है कि तो अब तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली एंजॉय हो चुके हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। इस बात को सुनकर वो एंटिटी बौखला जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, हाँ 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 हाँ। जिसके बाद वो अपने सीने में घुसे उस बोतल के हाफ हिस्से को बाहर निकालकर हमारे हीरो की तरफ फेंक देता है। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इतनी देर से इस बैंटिटी से लड़ रहा था। वह कहने लगता है, जब मैं इसे यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन यहाँ पर स्ट्रांग है और कौन वीक। ऑब्वियसली कॉम्बैट के अंदर किसी भी तरह की ट्रिक का यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आखिरकार ये बंदा ऐसा कैसे कर पा रहा है? यूज़ के अटैक और स्पीड को काफ़ी अच्छे से सप्रेस कर पा रहा है जैसे कि वो वाकई में उसका एक ओपोनेंट हो।
सीन को वापस हमारे हीरो की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर हमारा हीरो एंटिटी से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वह कहने लगता है कि कुछ दिन पहले तुमने यहाँ पर मेरी डिक्की के ऊपर काफ़ी अच्छा सा निशान मारा था। आज मैं तुम्हारी बट को पूरी तरीके से सुझा दूंगा मेरे बच्चे, अब मर जाओ। अचानक से हमारा हीरो हैरान रह जाता है क्योंकि वो एंटिटी अपने लास्ट अटैक को उसकी तरफ थ्रो आउट कर देती है। हमारा हीरो उसके अटैक से अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि उस एंटिटी ने अपनी स्पाइनल बोन का यूज़ किया था, वो भी एक टेंटिकल की तरह, जिससे कि हमारा हीरो दूर जाकर गिरता है। वाकई में काफ़ी जोर से लगी होगी। हमारा हीरो कहने लगता है, ओ रे मैया रे, मार डाला रे मम्मी, बहुत जोर से पड़ गई रे। हमारा हीरो दीवार पर जोर से ठोक जाता है और कहने लगता है, बेटे तू तो गया बेटे, तूने वापस से मेरी ऐस के पीछे अटैक करने की कोशिश किया ना, आखिरकार तू मेरे ऐस के पीछे क्यों पड़ा रहता है। जिसके बाद वो एंटिटी वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। कितनी ज़्यादा बेशरम एंटिटी है, पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसे ही कहते हुए अपने पीछे देखता है जहां पर दो बच्चे कोने में दुबक कर बैठे होते हैं। हमारे हीरो इनको देखता और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर इस मास्टर की 2 हिट के अंदर ही मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेफ रहा तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एस्केप करना पड़ेगा इस डार्क साइड से। इसी के बाद मैं यहाँ पर वापस से आ पाऊंगा, लेकिन उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर पाऊँ। अब वो उस बंदे को देखने लगता है और कहने लगता है, लेकिन अगर मैं इस केस के बारे में सोचूं तो ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं किसी को भी यहाँ पर खाली छोड़ दूं। हमारा हीरो वापस से कुछ बोतल के कॉक को पकड़ लेता है और कहने लगता है, इसके पास अब सिर्फ 20% ऑफ एनर्जी मौजूद है, इसलिए मैं इसे काफ़ी आसानी से मार सकता हूँ। मेरे पास एक चांस है और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से इसके लिए वेट कर रहा था। आज फाइनली वो दिन आ ही गया। वहीं पर वो बंदा हमारे हीरो को बोलने लगता है, उसकी राइट रिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा घाव लग चुके हैं, तो अगर तुम उसके ऊपर अटैक करना चाहते हो तो उसी के ऊपर अटैक करना जहाँ से वो कमज़ोर है। हमारे हीरो उसकी बात को सुन लेता है, जिसके बाद वो अपनी अल्टीमेट स्पीड का यूज़ करते उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है, तू तो गए बेटे। हमारे हीरो के इस अवतार को देखकर वो शैडो एंटिटी घबरा जाती है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या करे, लेकिन वहीं पर हमारा हीरो तो स्माइल करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। काफ़ी स्पीड से उसके आगे से पीछे निकलता है और कहता है, अब तो तू गया। वो उसे टूटी हुई बोतल से उसकी लेफ्ट रिप के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा इंजर हो जाता है। उसकी ब्लड लाइफ 18% तक गिर जाती है। वो एंटिटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। हमारा हीरो कहने लगता है, तो ये भाग रहा है वो भी यहाँ से। वहां पर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो यहाँ पर उससे पहले लड़ने वाले बंदे के पास में से होकर गुजरती है और काफी तेजी से भागने लगती है। वो बंदा जो कि यहाँ पर इससे पहले ही सेंगेटी से लड़ रहा था, वो भी देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और कहने लगता है, इतनी आसानी से कैसे। लेकिन वो एंटिटी उन बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी ताकि वो अपने आप को रिकवर कर पाए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो गाइस, क्या होगा? क्या वो एंटिटी उन बच्चों को अपना शिकार बना लेगी? क्या हमारा हीरो समय रहते उनको बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए, जिसके बाद अगला एपिसोड शुरू होता है। एंटिटी उन बच्चों के काफी करीब पहुंचती है, जिससे कि डरते हुए वो बच्चे काफी ज्यादा घबरा चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि वो एंटिटी उन बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मुंह से किसी भी तरह का अटैक करने की कोशिश करती है और लिटरली उनको खाने ही वाली होती है। उसी टाइम पर हमारा हीरो उस बच्चे को उस एंटिटी के पास से खींच लेता है और अपने हाथ में एक सोडा कैन को लेते हुए उस एंटिटी की तरफ जोर से थ्रो करता है, जो कि काफी स्पीड से उसकी तरफ आकर बढ़ते हुए उस एंटिटी के चेहरे पर लगती है। लेकिन वो एंटिटी जैसे तैसे करके अपने आप को उस अटैक से बचवा लेती है। अब हमें उस दूसरे वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में उस एंटिटी की तरफ आगे बढ़ता है। एक लंबी सी छलांग लगाता हुआ उस एंटिटी के ऊपर कूद जाता है और अपने एक किक से उसके ऊपर काफी जोरदार अटैक होता है, जिससे कि उस एंटिटी को लगती है और वो फिर से चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। नीचे गिर जाता है। एंटिटी वापस से उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे कि उसकी हेल्थ पॉइंट 15% तक पहुंच जाती है। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इतना ज्यादा कि वहां पर खून खांसते रखता है। उसी टाइम पर वो एंटिटी उसके ऊपर वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वाकई में ये एंटिटी कितनी ज्यादा ढीठ है, लेकिन इस समय वो बंदा बिल्कुल भी इस हालत में नहीं होता कि वो कोई भी एक्टिविटी शो कर पाए। वो एंटिटी काफी स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और जब काफी करीब पहुंच जाती है, उसी टाइम पर हमारा हीरो वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर अपने एक सिंगल हैंड से उस एंटिटी को वहीं पर रोक लेता है। लेकिन वो दूसरा वाला बंदा जो कि उस एंटिटी के जस्ट सामने मौजूद होता है, उसकी तो लिटरली फट चुकी थी। हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि उस एंटिटी के बालों को पकड़ता है, उसके पीछे चले जाता है और कहने लगता है, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो तैयार हो जाओ। इसके बाद वो उस एंटिटी को काट लेता है। वो एंटिटी जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, उसी हमारे हीरो के काटने के कारण उसकी हेल्थ पॉइंट 1% से ड्रॉप हो जाती है एंड वो एंटिटी का हेल्थ पॉइंट 15% से कम होते हुए 14 पर गिर जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो उस एंटिटी के बालों को पकड़ लेता है एंड उसके ऊपर चढ़ते हुए उसको और भी ज्यादा पीटने लगता है और उसे नीचे घसीटने लगता है एंड फाइनली उसके ऊपर बैठ जाता है एंड पीटते हुए जाने लगता है कि तुम यहाँ पर एक एलियन स्पीशीज से हो ना, तो चलो तैयार हो जाओ क्योंकि मैं भी तुम्हें ब्रेक करने वाला हूँ। ऐसे ही कहते उस एंटिटी को ट्रैप करते बार बार मारने लगता है, जिससे कि उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अब उसका हेल्थ पॉइंट 14% से गिर के 11% पर आ जाता है। अचानक से वो एंटिटी वहां पर कुछ करने लगती है। वो यहाँ पर अपने आप को सेल्फ डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। उस एंटिटी का कोर चमकने लगता है एंड उससे एनर्जी बाहर निकलने लगती है। हमारा हीरो कहने लगता है, क्या तुम कैनिबलिज्म, आखिरकार तुम ये सब कर कैसे पा रही हो? दरअसल वो एंटिटी अपनी बची कुची एनर्जी को यूज करके अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमारा हीरो इस चीज को काफी अच्छे से देख लेता है। वो उस कोर को देखता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है और कहने लगता है, ये क्या है? जिसके बाद वो उस लाइट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है एंड करता भी है, जिससे कि वो एंटिटी और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है। जोर से चिल्लाने लगती है। हमारा हीरो उसके कोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, मर भी जाओ। वो वहां पर इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लेता है कि अनजाने में उसे पता ही नहीं चलता कि उसने यहाँ पर क्या कर दिया। उसकी डैमेज का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास के पत्थर भी बुरी तरीके से चकनाचौर हो जाते हैं, दूर जाकर फेंकने लगते हैं।
फाइनली उसकी बॉडी की एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है एंड वो एंटिटी फाइनली वहां पर मर जाती है। उसकी आखिरी चीखें पूरे के पूरे डार्क वर्ल्ड के अंदर फैल जाती हैं। हमारा हीरो खांसते हुए बोलने लगता है, फाइनली ये यहाँ पर मर चुका है। अचानक से उसकी तरफ कुछ पत्थर आकर गिरने लगते हैं एंड कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की पावर फाइनली रिलीज होना चालू हो चुके थे। उसके पास में जो भी चीज़ होती है वो उसे दूर जाकर गिरने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी से एक अलग ही तरह का डार्क ऑरा रिलीज हो रहा था। भले ही वो उसका सुपरमार्केट से खरीदा हुआ सामान ही क्यों ना हो, यही नहीं वो सामान जहां भी गिरता है इतना ज़्यादा डैमेज करता है कि आसपास की जगह भी पूरी तरह से तहस नहस होना चालू हो जाती हैं। वहीं से अब सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें उस बंदे को और उन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वहां पर दूर बैठे होते हैं। हमारा हीरो फाइनली अब उस बैटल से फ्री हो जाता है और कहने लगता है, मैंने फाइनली अपनी आंस पर लगने वाली चोट का रिवेंज ले ही लिया। जिसके बाद वो उन लोगों को देखने लगता है जिनको वो बचाने की कोशिश कर रहा था। जब उन्हें देखने लगता है तो अचानक से उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है एंड हमारा हीरो यहीं पर धड़ाम से नीचे गिर जाता है एंड गिरते हुए किसी की परछाई को देखता है एंड देखते देखते ही वहां पर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला एपिसोड शुरू होता है जहां पर हमें हर तरफ आग लगी हुई दिखाई जाती क्योंकि वहां पर काफी कुछ तहस नहस हो चुका था। हर तरफ लोगों की लाशें बिछी होती हैं। कई सारे लोग यहां पर मारे जा चुके थे। हर बिल्डिंग के अंदर लगातार आग जल रही होती है। एटमॉस्फेयर बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। पूरी सिटी के अंदर तबाही हर तरफ देखी जा सकती है। उसी टाइम पर हमारे हीरो की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके आसपास पड़े हुए लोग जो कि पूरी तरीके से मर चुके थे। जब वो उन्हें देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो गया। अचानक से उसका ध्यान किसी तरफ जाता है एंड तुरंत ही कई सारी शैडो एंटिटीज उसे पूरी तरीके से घेर लेती हैं। हमारा हीरो काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि एक को मारने में ही बेचारे का क्या क्या निकल गया था। ज्यादा मत सोचो, पसीने की बात कर रहा था मैं। वहां पर कई सारी एंटिटीज मौजूद थीं जो कि हमारे हीरो को घेरे हुए थीं और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थीं। अचानक से सारी की सारी एंटिटीज हमारे हीरो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए एक साथ उसके ऊपर अटैक करती हैं, जिससे कि हमारा हीरो डर जाता है। वो यहाँ पर कुछ सोच पाता उससे पहले ही कई सारी एंटिटीज एक साथ उसके ऊपर अटैक कर चुकी थीं एंड पूरी तरह से उसको कवर कर लिया गया था। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाता है एंड उन सारी की सारी एंटिटीज को ऑब्जर्व कर लेता है। पता नहीं कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। हमारा हीरो बताने लगता है, जब इस दुनिया के अंदर सूरज पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है तो ये वर्ड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड के अंदर तब्दील हो जाता है और पूरी दुनिया के फ्रैगमेंट जो कि इस अर्थ के कभी हुआ करते थे उन्हीं में से चिंगारियों की तरह इस डार्क साइड के अंदर सुपर हीरो के रूप में जन्म लेते हैं, जो कि कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। जिसमें हर पल ऐसा होता है किसी बंदे को पतली बर्फ पर चलने के लिए छोड़ दिया गया हो। वहीं पर शहर में हर तरफ परछाइयों का आतंक फैल चुका था। जगह जगह तबाही दिखाई दे रही थी। अचानक हमारे हीरो की आंखें खुलती हैं। वो हाँफते हुए उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। उस पल हमारा हीरो सदमे में होता है क्योंकि अभी अभी उसने एक सपना देखा था जिसमें कई एंटिटीज उसे खत्म कर चुकी थीं। धीरे धीरे अपनी धुंधली दृष्टि साफ करते हुए वो अपने सामने खड़े इंसान को देखता है। वो आदमी बोलता है, हेलो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अभी भी जिंदा हो? अचानक हमारा हीरो पूरी तरह होश में आ जाता है। मैं अभी भी जिंदा हूँ? क्या ये सच है? मुझे लगा मैं कोई ड्रीम देख रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र पास पड़ी एक मरी हुई एंटिटी पर जाती है। उसे देखकर हीरो सोच में पड़ जाता है। मुझे बस इतना याद है कि मैं इस एंटिटी से लड़ रहा था, लेकिन इसे कब मारा, कैसे मारा, मुझे कुछ याद नहीं। वो एंटिटी के पास जाता है, झुककर उसे छूता है और कहता है, शैडो ईटिंग। और उसी क्षण एंटिटी की एनर्जी उसके शरीर में फ्लो होना शुरू हो जाती है। हीरो उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका ध्यान उसके सामने खड़े लड़के पर नहीं जाता जो कि लगातार उसे ही देख रहा था, क्योंकि उसने हीरो को ये सब करते हुए देख लिया था। हीरो अचानक कुछ बोलते बोलते रुक जाता है और मन ही मन सोचता है, कितना अच्छा होता अगर मुझे इस इंसान की कंडीशन के बारे में भी पता चल जाता। अभी तो मैं बस उसके ब्लड वॉल्यूम को ही देख पा रहा हूं जो कि मेरा सिस्टम मुझे दिखाता है। शायद और डिटेल मिल जाए तो मैं इसे बचा सकूं। हमें उस आदमी की स्क्रीन लाइक डिटेल्स दिखाई जाती हैं। उसका ब्लड लेवल सिर्फ 10 बचा है। फिर रिपोर्ट आती है, उसकी एचपी बहुत गिर चुकी है। वो एनी टाइम मर सकता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी पूरी तरह इस्तेमाल कर ली है। अगर उसकी एनर्जी 30% से 70% रहती तो उसे बचाया जा सकता था, लेकिन डार्क वर्ल्ड का असर उस पर शुरू हो चुका है, इसलिए वो कुछ ही देर में मर जाएगा। फिर अंतिम नोटिफिकेशन आता है, हेल्थ 5% रिमेनिंग। अगर तुम चाहो तो इसके लास्ट वर्ड्स पूछ सकते हो। हीरो हैरान रह जाता है क्योंकि वो आदमी तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। वो आदमी हीरो के कंधे पर हाथ रखता है। हीरो को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद दोनों एक शांत जगह ढूंढते हैं और कोने में जाकर बैठ जाते हैं। वो आदमी बोलता है, ब्रदर तुम कोई नाइट वॉच नहीं हो, है ना? उसी पल वो आदमी मन ही मन सोचता है, हाँ, मुझे यहाँ आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, पर मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं था कि ये इतना इनविंसिबल होगा और नेचुरली ये अभी भी मुझे पहचान नहीं रहा है। वो आगे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? हीरो तुरंत मना कर देता है। आदमी को ये थोड़ा अजीब लगता है। आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। और बोलने लगता है, शैडो का सामना करना बहुत मुश्किल था और वो पहले से ही बहुत पावरफुल थी। यहाँ तक कि मैं भी उसका फर्स्ट अटैक को झेल नहीं पाया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम नाइट वॉच हो सकते हो। ये सुनकर हीरो का दिमाग घूम जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, ये लड़का जानता भी है कि ये क्या बोल रहा है। ये तो भूल ही गया है कि मैंने ही इसे यहाँ बचाया है। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है, अगर ऐसा होता है कि तुम उसके फर्स्ट अटैक को झील लेते तो शायद अभी जिंदा नहीं बच पाते। इसलिए मुझे लगता है कि मैं वाकई में कोई नाइट वॉच बनने का लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं उन बच्चों को बचाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है,
इसका मतलब है कि तुम बात करना जानते हो? ओह, मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हें यहाँ पर बचाया था। वहीं पर वो बंदा हंसने लगता है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि सारे के सारे नाइट गार्ड इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। वो वहाँ पर हंसने लगता है। हंसते हंसते उसके आंसू भी निकल आते हैं। जिसके बाद वो बंदा बोलने लगता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम काफ़ी अच्छे हो। वो हमारे बंद हीरो को शाबाशी देते हुए बोलने लगता है, तुमने यहाँ पर सोया सॉस का बॉटल का यूज़ किया था ताकि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर सकोगे। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने इस तरह का कोई अटैक किया होगा। हमारा हीरो से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? हमारे हीरो को ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। फिलहाल के लिए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचने लगता है, ये बंदा नाइट वॉच गार्ड है एंड इसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, फिर भी ये ना करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। अचानक से वो बंदा हमारे हीरो से पूछने लगता है, मुझे बताओ कि तुम किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो एंड तुम यहाँ पर कितने साल के हो? हमारा हीरो तो एकदम हैरान, लेकिन फिर भी वो बता देता है कि मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर मजाक में ही इन सब चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी इसे यहाँ पर पूरी जानकारी देना सही होगा। फिर वो बंदा पूछने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर किस सब्जेक्ट को लिया है, लिबरल आर्ट्स को या फिर मार्शल आर्ट्स को? हमारे हीरो कहने लगता है, वैसे देखा जाए तो तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से एक दूसरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए अभी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है, वेल तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट लेना, क्योंकि लिबरल आर्ट यहाँ पर पूरी तरीके से बेकार है, तुम उसे यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाओगे। अचानक से वो बंदा हमारे हीरो से सिगरेट मांगने लगता है और बोलता है, ब्रदर क्या तुम मुझे यहाँ पर एक सिगरेट दे सकते हो? हमारा हीरो चौंक जाता है और कहता है, सिगरेट? मेरे पास तो बस यही है। वो अपने पॉकेट से कुछ कैंडी स्टिक्स निकालता है और उसको तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो उस बिस्किट को या फिर उस कैंडी को उस बंदे को दे देता है और बाकी को फेंक देता है। वो बंदा उसको देखकर कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर इसे फेंकने के लिए लेकर आए थे क्या वो तुम्हारा नहीं था? लेकिन हमारा हीरो रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद वो बंदा बोलने लगता है, बाय द वे ये तुम्हारा पहली बार था ना कि तुमने यहाँ पर कोई एलियन स्पीशीज को सिंगल हैंड में मारा होगा? हमारा हीरो भी बोलने लगता है, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है, हाँ कभी कभी मुझे तुम जैसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है, क्योंकि तुम्हें काफ़ी कुछ करने का मौका मिल रहा है जो कि मुझे कभी नहीं मिला। वाकई में तुम्हारी लाइफ तो हेवन की तरह होगी ना, कोई लाइफलेसनेस ना कोई होपलेसनेस, और तुम यहाँ पर थोड़े बहुत स्ट्रांग भी हो, लेकिन तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो, क्योंकि तुमने अभी तक अपने कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को अच्छी तरीके से इंप्रूव नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। हमारा हीरो बोलने लगता है, हाँ ये काफ़ी अच्छा है, मुझे तुमसे मिलती और बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर कोई ना कोई रेस्क्यू करने के लिए आ जाए और हम लोग यहाँ पर बच जाएं। वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है, अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी को ढूंढ लूंगा जिससे मैं बात कर सकूं। और वैसे भी हम सिविल सर्वेंट्स की विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। मुझे लगता है कि हमारे खुले हुए घाव यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा जल्दी घायल कर सकते हैं। आखिरकार हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को कैसे रेजिस्ट कर पाएंगे? ऐसे कहते हुए अपने घावों को दिखाने लगता है जो कि उसके हाथ में लग चुके थे। हमारा हीरो उसको देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हारे कोई रिग्रेट्स मौजूद हैं? मतलब कि तुम ऐसा कुछ करना चाहते थे जो तुम अभी तक नहीं कर पाए? और अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ, मैं चाहूँ तो आराम से जनरल लिबरल आर्ट्स चुन सकता था, एक साधारण सी नौकरी, एक सुरक्षित सा भविष्य। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मेरे पास क्या विकल्प थे, सवाल ये है कि मैंने चुना क्या। और तुम पूछते हो, तुम जैसे सिविल सर्वेंट का छाया जाति पर वार करने का हक भी कैसे बनता है? हल्की सांस लेकर आंखों में ज्वाला, क्योंकि जब हर कोई खामोश था तब सिर्फ मैं समझ पाया, अंधेरा अगर फैलने लगे तो रोशनी का इंतजार नहीं किया जाता, स्वयं मशाल बनकर खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद हम उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, हाँ मेरे पास कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट्स हैं और मैं वाकई में इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। अचानक से वो जोर जोर से रोते हुए बताने लगता है, मैं एक कार्यालय कर्मचारी हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो लड़कियों के साथ बातें कर सकता हूँ और फिर खुशी से नए प्यारे नाइट गार्ड्स को प्रशिक्षण दे सकता हूँ। क्या ये अच्छा दिन नहीं है? और ऐसा ही कहते वो फूट फूट कर रोने लगता है। हमारा हीरो बेचारा उसको चुप करवाता है, कहता है, ब्रदर टेक इट ईजी, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हो। उस टाइम पर लेकिन वो बंदा उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है, रेस्क्यू सिग्नल ऑलरेडी यहाँ पर सेंड किया जा चुका है, अगर तुम यहाँ से बाहर जाते हो तो इन दोनों की यहाँ पर मदद कर देना, इन दोनों को भी अपने साथ में ले जाना। हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जिनमें एक बच्चे के हाथ में वही सिग्नल ट्रांसमीटर मौजूद होता है। वो बंदा उनको देखकर कहने लगता है, अब मैं इन बच्चों को क्या करूं, ये तो इतने मासूमियत से यहाँ पर सो रहे हैं कि मैं यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकता। ट्रांसमीटर को अपने हाथ में दबाकर बैठा होता है। हमारा हीरो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अब करें क्या। वहीं पर वो बंदा हमारे हीरो को दिलासा देते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर उनके आसपास घूमने की या भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम यहाँ पर इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उलझ चुके हैं और तुम यहाँ पर वापस से वही सब कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी आसानी से किसी भी चीज़ को डॉज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम बिल्कुल भी इस स्किल का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अब शांति से बैठ जाओ, चलो चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में बताओ ताकि हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करके टाइम काट सकें जब तक कि यहाँ पर रेस्क्यू गार्ड्स नहीं पहुँच जाते। लेकिन वहीं पर हमारे हीरो का तो मुंह बन जाता है। वो कहने लगता है, इसको लगता है कि मुझे यहाँ पर एस्केप करने के लिए किसी का वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी स्किल को इसके सामने शो नहीं कर सकता वरना मैं नज़र में आ जाऊँगा।
हमारा हीरो उस बंदे से बोलने लगता है, ब्रदर मुझे थोड़ा सा एक बैग दे दो, तुम मुझे यहाँ पर उस एलियन से ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड हमें दिखाया जाता है उन लोगों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ करने लगता है और कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर बन गए थे। इस टाइम पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसा ही सब कुछ। हमारा हीरो तो वहाँ पर परेशान होकर अपना सर पकड़कर बैठा होता है। वहीं पर वो बंदा अभी भी अपने आप में ही बड़बड़ किए जा रहा होता है एंड हमारे हीरो को परेशान कर रहा होता है। वो कहने लगता है, तुमने तो उसे सिंगल पंच में ही मार दिया, वाकई तुम कमाल हो। क्या तुम ऐसे ही फाइट करते हो? बाय द वे मुझे बताओ कि अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? दरअसल मुझे हेड सुपरनेचुरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर से माफ़ी मांगनी है, क्या तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो? जब भी मिलो उन्हें बस ये कह देना कि मैंने उनके एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा सिखाने के बाद भी मैं एक फर्स्ट क्लास के स्ट्रेंज क्रिएचर को, जो कि एक शैडो एंटिटी थी, को मारने में पूरी तरीके से फेल हो गया। वाकई मेरे लिए एक शर्म की बात है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता है तो क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? वहीं पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो समझ चुका था कि शायद ये बंदा अपनी आखिरी ख्वाहिश यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। अचानक से हमारे हीरो का ध्यान एक साइड जाने लगता है, लेकिन वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है, प्लीज़ मेरे रिकॉर्ड्स जो कि मेरे टीचर डेप्यूटी डायरेक्टर हुआंग, जो कि सुपरनैचुरल लिटरेचर अकेडमी के डायरेक्टर हैं, उन तक पहुंचा देना और कहना कि उनके स्टूडेंट ने उन्हें थैंक्स किया है क्योंकि आपने यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दिया था। हालांकि जब तुम उनसे मिलोगे तुम उनके साथ में बिल्कुल भी एरोगेंट रिएक्ट मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी क्लास लगा देंगे और तुम्हें पूरी तरीके से सिखा देंगे वही जो कि भाषण मैंने भी थोड़ी देर पहले दिया था। और कहने लगता है, अगर तुम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो तुम ह्यूमंस की रेस के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश करना, नहीं तो ये अंधेरा ऐसे ही फैलता जाएगा और तुम इसमें कभी भी एक निशान नहीं बन पाओगे। वहीं पर हमारा हीरो अब खुश होते हुए कहने लगता है कि ब्रदर अगर तुम वेट कर सको तो मैं एक नोटबुक लेकर आना चाहता हूं ताकि मैं इन सब चीज़ों पर रिकॉर्ड कर लूं। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो जब तक कि तुम यहाँ पर थोड़े से रिकवर हो जाओगे, उसके बाद हम दोनों आपस में बात करेंगे। वहीं पर वो बंदा हमारे हीरो को देख रहा होता है जो कि वहाँ पर से बहाना बनाकर भाग चुका होता है। वो बंदा बोलने लगता है, मैंने हमेशा अपने इस वर्ल्ड के लिए दिल से कुछ करने की कोशिश की थी और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बिताया है, लेकिन शायद अब मुझे यहाँ पर अपने आखिरी समय पर किसी और को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। लेकिन शायद ही हम इस टाइम पर यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। जिसके बाद वो हमारे हीरो से पूछने लगता है कि हमारे पास और कुकीज़ मौजूद हैं, अगर तुम दे सकते हो तो मुझे 2 और दे दो, मैं अपने इस खास समय में कुछ स्पाइसी स्टिक्स का फ्लेवर लेना चाहता हूँ। हमारा हीरो बोलने लगता है, तुम्हारे टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारी विश है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शायद ही यहाँ पर स्पाइसी फ्लेवर कुकीज़ मौजूद होंगी, वो भी इस वर्ल्ड में। लेकिन वो बंदा मानता नहीं है, वो कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम मुझे दे सकते हो कि नहीं। कुछ देर बाद वो कहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने जो भी कहा हूँ उन सब चीज़ों को भूल जाना। अचानक से उन लोगों के सामने एक अलग सा पोर्टल खुलने लगता है। वो बंदा कहने लगता है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नाइट पेट्रोल ऑफिसर आ रहे हैं। हमारा हीरो भी उन सब चीज़ों को देख पा रहा होता है। इसके बाद हमारा हीरो कहने लगता है, चलो ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, अब तुम यहाँ पर बच जाओगे, फाइनली यहाँ पर कोई आने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपना सामान उठाता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वो बंदा वहाँ पर अपने आप को ढीला छोड़ देता है, फिर हमारे हीरो से कहता है, क्या तुम मेरे साथ में नहीं आना चाहते? वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। वो बंदा भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता और हमारा हीरो कहता है, चलो ठीक है, टेक केयर, सेफ जर्नी। हमारा हीरो भी कहता है, चलो ठीक है, ऑल राइट, अब यहाँ से निकलता हूँ। इसके बाद हमारा हीरो वहाँ से बिना मुड़े आगे बढ़ने लगता है। साइड में वो अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अब मायूस होकर बैठ जाता है क्योंकि अब उसके आखिरी वक्त में उसके पास कोई भी नहीं बचा था। उसी टाइम हमारा हीरो पीछे पलटकर देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि कई सारे लोग वहाँ पर उस बंदे को बचाने के लिए आ चुके थे। हमारा हीरो कहने लगता है, ये नाइट पेट्रोल ऑफिसर हैं, मुझे लगता है कि वो उसे और उन दोनों बच्चों को यहाँ पर बचा लेंगे। वो लोग जो कि नाइट पेट्रोल ऑफिसर थे वो कहने लगते हैं, ऑफिसर की वाइटल्स को चेक करो। लेकिन हमारा हीरो तो साफ साफ उसकी वाइटल्स को देख पा रहा था जो कि अब 10 पर थी। वो लोग अभी भी उसका वाइटल चेक कर रहे हैं एंड बोलते हैं, इसकी हालत वाकई काफ़ी ज़्यादा खराब है। अचानक से हमारा हीरो कुछ देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ अजीब हो रहा था। वो बंदा जो कि उसके साथ में इतने टाइम से मौजूद था, उसकी वाइटल्स लगातार गिरने लगती हैं, जो कि पहले 10 थी अब वो 9 पर आ चुकी थी। हमारा हीरो उसको देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी हेल्थ बार यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों डिक्रीज हो रही है। जिसके बाद जब वो उसे और गौर से देखता है, उसकी हेल्थ बार और भी ज़्यादा कम होने लगती है। अब उसकी हेल्थ बार 8, 7, 6 तक आ चुकी थी। हमारा हीरो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकती थी, वो तो उसे कंप्लीटली ट्रीट कर सकती थी, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा ही कहते हुए वो उसे देख रहा होता है। वो लोग अभी भी उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद उसके साथी उससे दूर हट जाते हैं। उसकी बॉडी में कुछ अजीबोगरीब रिएक्शन होना चालू हो जाती हैं। वहाँ पर उसके साथी उसको सल्यूट करने लगते हैं क्योंकि वो बंदा आज यहाँ पर बचने नहीं वाला। हमारा हीरो दूर से ही इन सब चीज़ों को होते हुए देख पा रहा था एंड क्योंकि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो लगभग वहाँ से टेलीपोर्ट होने वाला था। हमारा हीरो जोर से चिल्लाते उसकी तरफ देखने लगता है। अचानक से उस बंदे की हेल्थ पॉइंट पूरी तरह से 0 हो जाता है एंड वो बंदा छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर सेटर होता हुआ पूरी तरीके से बिखरने लगता है।
हमारा हीरो इन सब चीज़ों को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है रुको, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता। उसका टेलीपोर्टेशन अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। वो यहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाता है, अभी भी चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन वो अभी भी उसी तरीके से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उस चीज़ के सदमे में होता है जो कि उसे अभी अभी लगा था। वो आदमी जो कि इतने समय से उससे बात कर रहा था अचानक उसके सामने मर गया। ये बात उसको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती। अचानक से जब वो यहाँ पर फील करता है कि वो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आ चुका है तो इधर उधर देखता है जहाँ पर सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है, ऐसा जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है, क्या ये यहाँ पर कोई थियोरेटिकल परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि एक अनाउंसमेंट को देख रहा होता है जिसमें नाइट वॉच गार्ड्स के लिए खास मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि हर नाइट गार्ड्स को दी जाती है। वहीं हमारा हीरो भी उस अनाउंसमेंट को सुन रहा होता है और कहने लगता है कि अगर ऐसे बात है तो वो बंदा जिसके साथ मैं था उसे मरना नहीं चाहिए था। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो गाइज मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कहानी अभी आगे कंटिन्यू होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।